नमस्कार दोस्तों। हम पिछली क्लास में विजय स्तंभ पर बात कर रहे थे दोस्तों। विजय स्तंभ पर बात कर रहे थे और विजय स्तंभ की आकृति देखी थी हमने और इसके निर्माण के बारे में देखी थी। आगे देखते हैं दोस्तों, ये जो अपने लास्ट बात चल रही थी कि जो विजय स्तंभ है ये राजस्थान पुलिस माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अभिनव भारत इनका क्या है दोस्तों, प्रतीक चिन्ह है। यहाँ तक बात कर ली थी हमने दोस्तों। पिछली क्लास में मैंने जो यहाँ पर जो चित्तौड़गढ़ के अंदर जो तीसरा शाखा बताया था वो मैंने बोला था तो 1567-68 के अंदर था दोस्तों। फिर मैंने ये 1567-68 में हल्दी घाटी का युद्ध बता दिया था दोस्तों। पिछली क्लास में देख रहे थे कि ये जो मार्कर काम नहीं कर रहा था, इसलिए मेरा बार बार ध्यान भटक रहा था। तो मैंने बोला था 1567-68 के अंदर तीसरा शाखा था। मैं आगे भी समझाऊंगा दोस्तों आपको, लेकिन जो 1576 के अंदर होता है हल्दी घाटी होते हुए तो 1576 के अंदर होता है दोस्तों। आगे देखते हैं हम, ये जो 15 अगस्त इस पर डाक टिकट जारी किया गया था दोस्तों। विजय स्तंभ पर डाक टिकट जारी कब किया गया था? विजय स्तंभ पर 15 अगस्त 1949 15 अगस्त 1949 को विजय स्तंभ पर 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था दोस्तों। कितने रुपए का? 1 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया था। और राजस्थान की प्रथम इमारत थी दोस्तों। राजस्थान की प्रथम इमारत जिस पर क्या किया गया, डाक टिकट जारी किया गया। यदि में ये पूछ लेता है कि राजस्थान की प्रथम इमारत कौन सी है जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था, विजय स्तंभ है दोस्तों। चित्तौड़गढ़ के अंदर है। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में इसका निर्माण करवाया गया था। सन 1540 से लेकर 48 तक कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। कुंभा ने जो सारंगपुर का युद्ध हुआ था दोस्तों, सारंगपुर का युद्ध हुआ था 1440 से इसका निर्माण करवाया गया। 1440 से 1448 के बीच में सारंगपुर का युद्ध हुआ था दोस्तों। इससे 3 साल पहले हुआ था। 1437 के अंदर सारंगपुर का युद्ध हुआ था। सारंगपुर का युद्ध महमूद खिलजी फर्स्ट को हराया था इसने दोस्तों। 1437 के अंदर सारंगपुर के युद्ध में। इस युद्ध के उपलक्ष्य में विजय स्तंभ का निर्माण करवाता है 1440 से 1448 के बीच में। और ये प्रथम इमारत है राजस्थान की जिस पर डाक टिकट जारी किया गया था। बाकी देखते हैं तो इसके बारे में कुछ कथन हमने पीछे भी देखे थे दोस्तों, पिछली क्लास में भी देखे थे। एक इसको हमने कहा था विष्णु ध्वज कहा था। तो इसको विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज किसने कहा दोस्तों? विजय स्तंभ को विष्णु ध्वज कहने वाला था भूपेंद्र नाथ। और हमने इसे कहा था संगीत की भव्य चित्रशाला। उपनाम देखे थे दोस्तों, संगीत की भव्य चित्रशाला। भव्य चित्रशाला किसे कहा है? सीमा राठौड़ ने। सीमा राठौड़। और इसे लोक जीवन का रंगमंच भी कहा गया है दोस्तों। लोक जीवन का रंगमंच भी कहा गया। और इसे लोक जीवन का विजय स्तंभ को लोक जीवन का रंगमंच कहने वाला कौन था दोस्तों? तो गोपीनाथ शर्मा ने इसे क्या कहा है? लोक जीवन का रंगमंच कहा है। और इसे पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष भी कहा गया दोस्तों। पौराणिक देवताओं का
है मूल्य कोष। पौराणिक देवताओं का है मूल्य कोष। विजय स्तंभ को पौराणिक देवताओं का मूल्य कोष कहने वाला कौन है? तो हो जाएगा गौरी शंकर ओझा। गौरी शंकर ओझा। गौरी शंकर ओझा ने इसे क्या कहा? पौराणिक देवताओं के अमूल्य कोष। अब इसके अंदर जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है दोस्तों। इस पर क्या लगी हुई है? जैन कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति लगी हुई है। जैन कीर्ति स्तंभ भी है। एक तो अपने क्या है, ये जो चित्तौड़गढ़ है, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर एक तो है अपने विजय स्तंभ, जिसका निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया दोस्तों। महाराणा कुंभा द्वारा इसका क्या किया जाता है? निर्माण किया जाता है। और इस चित्तौड़गढ़ के अंदर जो दूसरा है वो है दोस्तों जैन कीर्ति स्तंभ। ये जो जैन कीर्ति स्तंभ है इसका निर्माण कौन करवाता है? ये जैन कीर्ति स्तंभ और विजय स्तंभ दोनों अलग अलग हैं दोस्तों। ये जैन कीर्ति स्तंभ है, इसका निर्माण करवाता है जीजा शाह। जीजा शाह बघेरवाल। जीजा शाह बघेरवाल निर्माण करवाता है 11वीं शताब्दी में दोस्तों। 11वीं शताब्दी में इसका निर्माण करवाया जाता है। किसका? जैन कीर्ति स्तंभ का। ये दोस्तों जैन कीर्ति स्तंभ है, कुल कितना मंजिला है? कुल 7 मंजिला है। लेकिन अब अपना जो विजय स्तंभ था, वो विजय स्तंभ कितना मंजिला था? विजय स्तंभ देखा था हमने 9 मंजिला था। और इसके 9वें मंजिल का जीर्णोद्धार किसने करवाया था? स्वरूप सिंह ने करवाया था। लेकिन जैन कीर्ति स्तंभ है, ये जैन कीर्ति स्तंभ कितना मंजिला है? 7 मंजिला है। इसकी यदि कुल ऊंचाई पूछ लेता है दोस्तों तो 75 फीट ऊंचा है। 75 फीट क्या इसकी ऊंचाई है। और ये आदिनाथ का स्मारक है दोस्तों। भगवान आदिनाथ को समर्पित है ये। आदिनाथ का स्मारक। ये अपना विजय स्तंभ किसको समर्पित था? भगवान विष्णु को समर्पित था, इसलिए इसे विष्णु ध्वज भी कहा। और ये जो कीर्ति स्तंभ है, ये कीर्ति स्तंभ किसको समर्पित है? आदिनाथ को समर्पित है। अब देखते हैं दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर, हम देखते हैं चित्तौड़गढ़ के अंदर मंदिर कौन कौन से हैं। हमने किसकी बात की? विजय स्तंभ की बात की, जैन कीर्ति स्तंभ की बात की। इसके बाद हम देखते हैं प्रमुख मंदिर। प्रमुख मंदिर। हम दुर्ग कौन सी की बात करें दोस्तों? तो दुर्ग हम चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें। कौन से दुर्ग की बात करें? चित्तौड़गढ़ दुर्ग की बात करें दोस्तों। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर मंदिर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले यदि मंदिरों की हम बात करते हैं तो इसमें पहला मंदिर देखते हैं हम, कालिका माता का मंदिर है। एक है दोस्तों इसके अंदर कालिका माता का मंदिर। कालिका माता का मंदिर है। ये जो कालिका माता का मंदिर है दोस्तों, इस कालिका माता के मंदिर का निर्माण, इस कालिका माता के मंदिर का निर्माण मानमोरी ने करवाया था दोस्तों। इसका निर्माण किसने करवाया? मानमोरी ने। मानमोरी ने करवाया था। तब ये कालिका माता मंदिर दोस्तों मूलतः कौन सा मंदिर था? मूलतः ये सूर्य मंदिर था दोस्तों। कौन सा मंदिर था? सूर्य मंदिर था। जब ये पहले निर्माण करवाता है मानमोरी, तो ये एक सूर्य मंदिर के रूप में निर्माण करवाता है। और ये जो सूर्य मंदिर है इसको बाद में ये कालिका माता के मंदिर के रूप में निर्माण कौन करवाता है? तो कुंभा निर्माण करवाता है दोस्तों। महाराणा कुंभा। जब मानमोरी था, इस मानमोरी ने सूर्य मंदिर के रूप में इसका निर्माण करवाया। लेकिन जो अपना महाराणा कुंभा है, इस महाराणा कुंभा ने इस सूर्य मंदिर को बदल दिया और ये कालिका माता के रूप में इसका निर्माण करवा दिया दोस्तों।
आगे देखते हैं, ये हो गया कालिका माता मंदिर। नंबर 2 पर मंदिर की बात करते हैं तो इसके अंदर है एक तुलजा भवानी मंदिर। तुलजा भवानी मंदिर कौन सा मंदिर है? तुलजा भवानी मंदिर है दोस्तों। ये जो तुलजा भवानी मंदिर है, इसका निर्माण कौन करवाता है दोस्तों? इसका निर्माण करवाता है बनवीर। बनवीर, ये बनवीर कौन था दोस्तों? ये बनवीर जो पृथ्वीराज सिसोदिया था ना, पृथ्वीराज सिसोदिया था, ये पृथ्वीराज सिसोदिया था, महाराणा सांगा का पुत्र। इसका दासी पुत्र था दोस्तों, महाराणा सांगा का जो पुत्र था पृथ्वीराज सिसोदिया, इसका दासी पुत्र था कौन? बनवीर, पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र। ये दासी पुत्र था बनवीर दोस्तों। बनवीर किसका निर्माण करवाता है? तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण करवाता है। ये जो तुलजा भवानी है दोस्तों, ये तुलजा भवानी माता है। ये माता जो हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज, इन छत्रपति शिवाजी महाराज की आराध्य देवी है दोस्तों। ये महाराज की आराध्य देवी, छत्रपति शिवाजी महाराज की आराध्य देवी कौन सी है? तुलजा भवानी। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं 3 नंबर पे बात करते हैं, ये हो गया अपना तुलजा भवानी मंदिर। इसके बाद में बात करते हैं तो इसके अंदर एक है दोस्तों समिदेश्वर मंदिर। समिदेश्वर, समिदेश्वर मंदिर। और ये समिदेश्वर मंदिर है दोस्तों, ये परमार भोज द्वारा निर्मित है। परमार भोज ने इसका निर्माण करवाया था, परमार भोज द्वारा निर्मित है, ये निर्माण करवाया गया। समिदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? परमार भोज ने इसका निर्माण करवाया था। किसके रूप में? त्रिभुवन नारायण मंदिर के रूप में निर्माण करवाया था दोस्तों। त्रिभुवन नारायण, नारायण, त्रिभुवन नारायण मंदिर। त्रिभुवन नारायण मंदिर के रूप में परमार भोज ने किसका निर्माण करवाया? समिदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया दोस्तों। हम हिस्ट्री के अंदर ये भी देखेंगे परमार भोज यहाँ पर चित्तौड़गढ़ में कब आता है और त्रिभुवन नारायण मंदिर का निर्माण कैसे करवाता है। लेकिन अभी हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट है कि जो ये समिदेश्वर मंदिर है, इसका निर्माण त्रिभुवन नारायण मंदिर के रूप में परमार भोज करवाता है। लेकिन जो अपने मोक्कल जी हैं, महाराणा मोक्कल हैं, महाराणा मोक्कल हैं, ये दोस्तों महाराणा मोक्कल हैं, इसका नाम रख देते हैं समिदेश्वर मंदिर। इसका नाम क्या रख देते हैं? समिदेश्वर मंदिर, समिदेश्वर मंदिर रख देते हैं दोस्तों। महाराणा मोक्कल ने इसका नाम समिदेश्वर मंदिर रखा, तो इस कारण इसे क्या कहा जाता है दोस्तों? मोक्कल मंदिर भी कहा जाता है। समिदेश्वर मंदिर को क्या कहा जाता है? मोक्कल मंदिर भी कहा जाता है दोस्तों। दोस्तों यहाँ तक हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर 3 मंदिरों की बात की है। पहला मंदिर है कालिका माता मंदिर। ये मूलतः एक सूर्य मंदिर था दोस्तों। इसका सूर्य मंदिर के रूप में निर्माण करवाता है मानमोरी। बाद में महाराणा कुंभा ने ये जो कालिका माता मंदिर के रूप में इसका निर्माण करवा दिया। उसके बाद में है तुलजा भवानी मंदिर। तुलजा भवानी मंदिर का निर्माण बनवीर करवाता है। और ये तुलजा भवानी माता है, ये छत्रपति शिवाजी महाराज की क्या है? आराध्य देवी है। इसके बाद में आता है समिदेश्वर मंदिर। ये जो परमार भोज था दोस्तों, इस परमार भोज ने त्रिभुवन नारायण मंदिर के रूप में इसका निर्माण करवाया था समिदेश्वर मंदिर का। बाद में महाराणा मोक्कल है, ये महाराणा मोक्कल ने इनको समिदेश्वर मंदिर के रूप में इसका निर्माण किया, जिस कारण समिदेश्वर मंदिर को क्या कहा जाता है? मोक्कल मंदिर कहते हैं। आगे के मंदिर की बात करते हैं तो आगे इसके अंदर एक कुंभश्याम मंदिर और है दोस्तों। कौन सा मंदिर? 4 नंबर पर बात कर रहे थे ना हमने, कुंभश्याम मंदिर है। कुंभ श्याम मंदिर।
कौन सा मंदिर है? कुंभ श्याम मंदिर है। इसका निर्माण कौन करवाता है? तो कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण महाराणा कुंभ करवाता है दोस्तों। महाराणा कुंभ ने कुंभ श्याम मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। और इस मंदिर के अंदर भगवान विष्णु के वराह के रूप में मूर्ति स्थापित की थी दोस्तों। भगवान विष्णु की मूर्ति किसके रूप में? वराह अवतार के रूप में। वराह अवतार, भगवान विष्णु की मूर्ति वराह अवतार के रूप में स्थापित की थी महाराणा कुंभा ने। किसमें? कुंभ श्याम मंदिर के अंदर। याद रखना दोस्तों, कुंभ श्याम मंदिर में, ये जो कुंभ श्याम मंदिर है, इस मंदिर में जो मीरा थी, माता मीरा थी, मीरा मंदिर भी स्थापित है इसके अंदर। ये जो अपना कुंभ श्याम मंदिर है, इसमें मीरा मंदिर भी स्थापित है। मीरा मंदिर भी है। ये जो अपना कुंभ श्याम मंदिर है, इसके अंदर कौन सा मंदिर है? मीरा मंदिर भी है। और मीरा मंदिर में जो स्थापित प्रतिमा है वो वर्तमान में आमेर से लाएगी दोस्तों। आमेर से क्या लाएगी? ये जो मीरा मंदिर है इसके अंदर कोई भी मूर्ति नहीं है। मूर्ति नहीं है। मूर्ति क्यों नहीं है दोस्तों? ये जो मीरा मंदिर के अंदर जो मूर्ति थी, जब मान सिंह ने यहाँ पर क्या किया था? आक्रमण किया था। मान सिंह आक्रमण करता है तो ये जो मीरा मंदिर के अंदर जो मूर्ति थी, उस मूर्ति को ले जाता है दोस्तों आमेर के अंदर। और आमेर में ले जाकर जगत शिरोमणि मंदिर में क्या कर देता है? स्थापित कर देता है दोस्तों। ये मान सिंह की पत्नी थी, उसने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में जगत शिरोमणि मंदिर का निर्माण करवाया था दोस्तों। इसके अंदर ये जो मीरा की मंदिर की जो मूर्ति थी भगवान कृष्ण की, वो मान सिंह ले जाता है आमेर के अंदर और जगत शिरोमणि मंदिर के अंदर स्थापित कर देता है। इसलिए ये जो मीरा मंदिर है दोस्तों, इसमें वर्तमान में यहाँ पर कोई भी मूर्ति नहीं है। ये दोस्तों जो मीरा मंदिर है, चित्तौड़गढ़ वाला जो मीरा मंदिर है, इस मीरा मंदिर के सामने दोस्तों संत रविदास, जिसे हम क्या कह सकते हैं? रविदास भी कह सकते हैं दोस्तों। इस संत रविदास या रविदास की क्या है? छतरी स्थापित है दोस्तों। ये संत रविदास या रविदास माता मीरा के क्या थे? गुरु थे। और माता मीरा के मंदिर के सामने संत रविदास या रविदास इनके गुरु की क्या है? छतरी स्थापित है दोस्तों। आगे के मंदिर की ये बात की हमने कुंभ श्याम मंदिर की। एक याद रखना दोस्तों, कुंभ श्याम मंदिर तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। यदि श्याम दे देता है तो चित्तौड़गढ़ के अंदर है। यदि वो देता है कुंभ स्वामी मंदिर, कौन सा मंदिर? कुंभ स्वामी मंदिर की बात करता है। कुंभ स्वामी मंदिर, यदि कुंभ स्वामी मंदिर की बात करता है तो कुंभ स्वामी मंदिर दोस्तों चित्तौड़गढ़ के अंदर नहीं है। कुंभ स्वामी मंदिर है वो कुंभलगढ़ के अंदर है दोस्तों। कुंभलगढ़ के अंदर है। इस कुंभ श्याम मंदिर के अंदर जो माता मीरा थी दोस्तों, ये बैठ कर क्या करती थी? पूजा करती थी। तो कुछ इतिहासकार ये अनुमान भी लगाते हैं कि माता मीरा के पति को, ये कुंभा है, इस कुंभा को माता मीरा के पति के रूप में भी बताते हैं दोस्तों, इस मंदिर के कारण। याद रखना, कुंभ स्वामी और कुंभ श्याम। श्याम तो है चित्तौड़गढ़ के अंदर, लेकिन स्वामी कहाँ है? स्वामी कुंभलगढ़ के अंदर है। आगे के मंदिर की बात करते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर एक मंदिर है अपना श्रृंगार चौरी मंदिर। श्रृंगार चौरी मंदिर है। ये जो श्रृंगार चौरी मंदिर है दोस्तों, ये जो महाराणा कुंभा थे, इस महाराणा कुंभा के एक जैन मंत्री थे वेल का। निर्माण कौन करवाता है?
जैन मंत्री, और इस जैन मंत्री का क्या नाम था? वेलका। इस वेलका के द्वारा ये जो श्रृंगार चौरी मंदिर है, इस श्रृंगार चौरी मंदिर का निर्माण करवाया जाता है दोस्तों। और ये जो किसके मंत्री थी? महाराणा कुंभा के। महाराणा कुंभा के काल में ही निर्माण हुआ है श्रृंगार चौरी का, लेकिन महाराणा कुंभा ने नहीं किया दोस्तों, याद रखना। ये जो श्रृंगार चौरी है इसका निर्माण वेलका के द्वारा किया जाता है। और ये दोस्तों शांतिनाथ जी का मंदिर है, जहाँ कुंभा की पुत्री रमाबाई का विवाह हुआ था। ये किसका मंदिर है? श्रृंगार चौरी मंदिर शांतिनाथ जी का मंदिर है दोस्तों, शांतिनाथ जी का मंदिर है, शांतिनाथ जी का मंदिर है। और यहाँ पर किसका विवाह हुआ था? जो महाराणा कुंभा की पुत्री थी, महाराणा कुंभा की पुत्री थी, ये महाराणा कुंभा की पुत्री थी रमाबाई, जिसे वागीश्वरी भी कहा जाता है दोस्तों। ये रमाबाई थी, इस रमाबाई का विवाह हुआ था श्रृंगार चौरी मंदिर के अंदर। और ये श्रृंगार चौरी एक जैन मंदिर है दोस्तों। कैसा मंदिर है? श्रृंगार चौरी जैन मंदिर है, क्योंकि इसका निर्माण ही जैन मंदिर करवाता है वेलका, और शांतिनाथ जी का मंदिर के रूप में स्थापित करता है दोस्तों। यदि पूछ लेता है कि ये 4-5 मंदिर दे देगा और पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से जैन मंदिर है, तो श्रृंगार चौरी मंदिर कौन सा मंदिर है? जैन मंदिर है दोस्तों। एक और है इसके अंदर मंदिर, सतबीस देवरी, सतबीस देवरी मंदिर है दोस्तों। ये भी क्या है दोस्तों? जो 27 छोटे छोटे जैन मंदिर हैं, 27 छोटे छोटे जैन मंदिर हैं, इन 27 छोटे छोटे जैन मंदिरों का ये समूह है दोस्तों। तो सतबीस देवरी भी क्या है? जैन मंदिर ही है। ये भी कौन सा मंदिर है? जैन मंदिर है। श्रृंगार चौरी भी जैन मंदिर है, सतबीस देवरी भी जैन मंदिर है। एक यहाँ पर दोस्तों कुकड़ेश्वर महादेव का मंदिर है। कौन से महादेव? कुकड़ेश्वर महादेव, कुकड़ेश्वर महादेव में ये महादेव वाले मंदिर है दोस्तों। इनको लास्ट में एक जगह नोट करवा दूंगा, जिससे अपने कन्फ्यूज नहीं हुआ। ये महादेव वाले मंदिर बहुत हैं दोस्तों। ये कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर है, ये कौन से दुर्ग में है? कुकड़ेश्वर महादेव जी का मंदिर है, ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर। याद रखना दोस्तों, कुकड़ेश्वर महादेव इंपॉर्टेंट है, याद रखना। कुकड़ेश्वर महादेव कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर है। यदि आगे बात करते हैं हम, तो ये तो दोस्तों हमने इसके अंदर कोमलगढ़, ये सॉरी, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर मंदिरों की बात की। अब आगे देखते हैं, मंदिरों के बाद में देखते हैं, तो इसके अंदर हम महल और हवेलियों की बात कर लेते हैं दोस्तों। किसकी बात कर लेते हैं? महल और हवेलियाँ। इसके अंदर कौन कौन से महल हैं, कौन कौन सी हवेली है दोस्तों? तो सबसे पहले देखते हैं, तो इसके अंदर एक फतेह प्रकाश महल है दोस्तों। कौन सा महल है? फतेह प्रकाश महल है, फतेह प्रकाश महल। इस फतेह प्रकाश महल में वर्तमान में म्यूजियम संचालित किया जा रहा है दोस्तों। वर्तमान में ये किसके रूप में है? वर्तमान में म्यूजियम के रूप में है, म्यूजियम के रूप में है वर्तमान में। कौन सा महल है? फतेह प्रकाश महल। इसके बाद में कुंभलगढ़ के अंदर एक रतन सिंह महल है, एक पद्मिनी महल है, गोराबदल महल है, कुंभा महल है। कौन सा महल है? कुंभा महल है। भामाशाह की हवेली है, किसकी हवेली है? भामाशाह की हवेली है। और एक रामपुरा की हवेली है, किसकी हवेली है? रामपुरा की हवेली।
रतन सिंह महल तो अपने याद रह जाएगा दोस्तों। रतन सिंह महल तो याद रह जाएगा, क्योंकि सबसे पहले जो इसके अंदर साका हुआ था, पहला साका हुआ था 1303 के अंदर। तो किसने किया था? रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया हुआ था। और जोर किसके नेतृत्व में हुआ था? माता पद्मिनी के नेतृत्व में जोर हुआ था। और ये जो गोरा बदल थे, ये रतन सिंह के क्या थे? सेनापति थे। और ये जो पद्मिनी के साथ में आए थे। कुंभ महल तो महाराणा कुंभा से याद रह जाएंगे। भामाशाह की हवेली महाराणा प्रताप की किसने सहायता की थी? भामाशाह ने सहायता की थी, इसलिए याद रह जाएगा। लेकिन जो ये रामपुरा की हवेली है दोस्तों, ये रामपुरा की हवेली अपने को कंफ्यूज करती है। इसलिए अपने को यदि इसके अंदर एक ही महल याद रखना है तो हम रामपुरा की हवेली को याद रखते हैं दोस्तों। किसकी हवेली? रामपुरा की हवेली। ये अपने को कंफ्यूज करेगी। और को तो हम नाम से ही देख लेंगे दोस्तों, जैसे रतन सिंह है, पद्मिनी है, गोरा बदल है, कुंभा है, भामाशाह है। इनको तो हम नाम से पता चल जाता है कि ये महल हवेलियाँ कौन से दुर्ग में हो सकते हैं। लेकिन ये रामपुरा की हवेली है, इससे हम नाम से पता नहीं चलता, इसलिए रामपुरा की हवेली याद रखें। तो आगे देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर और कौन कौन से दर्शनीय स्थल हैं। अन्य दर्शनीय स्थलों के रूप में बात करते हैं दोस्तों। अन्य दर्शनीय स्थल देखते हैं इसके अंदर और कौन कौन से स्थल देख सकते हैं अपने। तो इसके अंदर एक है दोस्तों लाखेटा की बारी। कौन सी बारी? लाखेटा की बारी। लाखेटा की बारी। ये जो लाखेटा की बारी है, ये दोस्तों अपना जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, इसका पूर्वी दरवाजा है। चित्तौड़गढ़ का कौन सा दरवाजा है? पूर्वी दरवाजा। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का पूर्वी दरवाजा किस नाम से जाना जाता है? लाखेटा की बारी से। एक इसके अंदर दोस्तों चित्रांगद तालाब है। कौन सा तालाब है? चित्रांगद तालाब। एक इसके अंदर दोस्तों हाथी कुंड है। कौन सा कुंड है? हाथी कुंड है दोस्तों। ये जो अपना हाथी कुंड है, ये मौर्यकालीन है दोस्तों। किस काल का है? मौर्यकालीन है। और एक है इसके अंदर दोस्तों भीमलत कुंड। कौन सा कुंड है? भीमलत कुंड है। नवलखा बुर्ज है दोस्तों। नवलखा बुर्ज है। नवलखा भंडार है। नवलखा भंडार है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर गोमुख कुंड है दोस्तों। कौन सा कुंड है? गोमुख कुंड है। नौ कोठा महल है दोस्तों। कौन सा महल है? नौ कोठा महल। ये जो नौ कोठा महल थे दोस्तों, ये अन्न महल थे। अन्न महल थे दोस्तों। ये अनाज रखने के लिए बनाए गए थे नौ कोठा महल। तो देखते हैं अन्य दर्शनीय स्थलों में लाखेटा की बारी पूर्वी दरवाजा है, ये तो हमें याद रह जाएगा चित्तौड़गढ़ का। और चित्रांगद तालाब है, ये भी याद रह जाएगा दोस्तों। हाथी कुंड है, ये मौर्यकालीन है। इसके अंदर भीमलत कुंड है। नवलखा बुर्ज है। नवलखा भंडार है। ये नवलखा वाले दोस्तों, ये नवलखा के नाम से बहुत सारी चीज़ें आती है। तो ये जैसे ही अपना ये दुर्ग कंप्लीट होगा चित्तौड़गढ़, तो मैं नवलखा वाले जितने भी हैं वो आपको इस घंटी नोट करवा दूँगा। और इसके बाद में यहाँ पर एक गोमुख कुंड है, नौकोटा महल है। ये दोस्तों ने दर्शनीय स्थलों के रूप में बात की है। अब हम देखते हैं कि चित्तौड़गढ़ के अंदर जो 3 साके हुए थे, उन साकों पर बात करते हैं दोस्तों। चित्तौड़गढ़ के साके। यहाँ पर कितने साके हुए दोस्तों? 3 साके। साका क्या होता है दोस्तों? साका एक होता है दोस्तों केसरिया, एक होता है जौहर। केसरी होता है दोस्तों जो शासक होता है, वो शासक केसरिया रंग का साफा धारण करके युद्ध भूमि में उतर जाता है दोस्तों।
तो वो जाता है केसरिया। और इस जो शासक के मरने के बाद में ये जो वहाँ की रानियाँ होती हैं, जो अन्य महिलाएं होती हैं, वो अपने अस्तित्व की रक्षा करने के लिए अपने आप को अग्नि में समर्पित कर देती है। ये होता है जौहर। जब केसरिया और जौहर दोनों हो जाते हैं तो वो कहलाता है दोस्तों साका। चित्तौड़गढ़ के अंदर कितने साके हुए? 3 साके हुए हैं। तो देखते हैं यहाँ पर ऐसे ही एक गोले के अंदर इन साकों को कैद करते हैं दोस्तों, क्योंकि सारा खेल किसका है? गोले का ही है दोस्तों। यदि गोला सही हो जाए तो अपने को सब कुछ आता है, और यदि गोला सही नहीं होता है ना तो अपने को सब कुछ आते हुए भी कुछ नहीं आता है दोस्तों। तो यहाँ पर प्रथम शाखा, द्वितीय शाखा, डायग्राम के माध्यम से समझेंगे दोस्तों, आसानी से याद रहेगा। तृतीय शाखा। कितने शाखे हुए यहाँ पर? 3 शाखे हुए। पहला शाखा होता है दोस्तों 1303 के अंदर। दूसरा शाखा होता है 1534-35 के अंदर, 1534-35 के अंदर। और तीसरा शाखा होता है 1567-68 के अंदर। जो गलती से मैंने कल ये डेट हल्दी काटी की बता दी थी दोस्तों। पहला शाखा होता है, पहले शाखे के टाइम आक्रमण कौन करता है दोस्तों? आक्रमणकारी कौन था? आक्रमणकारी। तो यहाँ 1303 के अंदर चित्तौड़गढ़ पर 1303 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है दोस्तों। कौन करता है? एक के अलाउद्दीन खिलजी करता है। एक के का अर्थ होगा दोस्तों, आगे कहीं भी अलाउद्दीन खिलजी नाम आएगा तो मैं अलाउद्दीन खिलजी पूरा नाम लिख कर क्या लिखूँगा? एक के लिखूँगा, अलाउद्दीन खिलजी। 1303 के अंदर यहाँ पर आक्रमणकारी कौन था? अलाउद्दीन खिलजी था। उस समय यहाँ का शासक था दोस्तों रतन सिंह था, राहुल रतन सिंह था। तो यहाँ पर केसरिया कौन करता है? केसरिया करता है रतन सिंह। केसरिया हो गया तो जौहर होगा दोस्तों। जौहर किसने किया था? पद्मिनी ने, माता पद्मिनी द्वारा क्या किया गया था? जोर किया गया था। और दोस्तों ये जो पद्मिनी थी ना, ये 16,000 रानियों के साथ जोर करती है। कितनी? 16,000 रानियों के साथ। राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा था दोस्तों 1303 के अंदर। राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा, राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा था ये 1303 वाला। उसके बाद में 2 नंबर शाखे की बात करते हैं। तो जब यहाँ पर द्वितीय शाखा हुआ था 1534-35 के अंदर, तो यहाँ पर आक्रमणकारी कौन था? आक्रमणकारी की बात करते हैं तो यहाँ पर आक्रमणकारी था दोस्तों बहादुर शाह। बहादुर शाह, ये बहादुर शाह गुजरात का था दोस्तों, गुजरात का था। और यहाँ पर केसरिया किसने किया था? केसरिया का किया था दोस्तों बाघ सिंह ने। कल अपने बाघ सिंह का स्मारक भी दिखा था चित्तौड़गढ़ के अंदर। और जौहर किसने किया था? तो जौहर किया था दोस्तों हाड़ी रानी कर्मावती ने। हाड़ी रानी कर्मावती, जो किसकी पत्नी थी? ये हाड़ी रानी कर्मावती महाराणा सांगा की पत्नी थी, उदय सिंह की माता। और जो अपने महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप की दादी जी हाड़ी रानी कर्मावती ने यहाँ पर जोर किया था दोस्तों। जब ये बाघ सिंह ने केसरिया किया था तो यहाँ का शासक कौन था दोस्तों? तात्कालिक शासक, तात्कालिक शासक बाघ सिंह नहीं था। ये तो बाघ सिंह तो ठाकुर था दोस्तों देवलिया प्रतापगढ़ का। यहाँ का तात्कालिक शासक जो महाराणा उदय सिंह है, उदय सिंह के भाई थे विक्रमादित्य। विक्रमादित्य
विक्रमादित्य, जिसकी हत्या किसने की थी? बनवीर ने की थी। और बनवीर ने देखा था, हमने एक मंदिर का निर्माण भी करवाया था, तुलजा भवानी माता मंदिर का निर्माण करवाया था। ये जो बहादुर शाह ने आक्रमण किया था दोस्तों, पहले तो किया था रणथंभौर के अंदर, और रणथंभौर के बाद में इसने आक्रमण किया था। ये जो हाड़ी रानी कर्मावती थी, इस समय इसने राखी भिजवाई थी दोस्तों, हुमायूं को राखी भिजवाई थी, लेकिन समय पर सहायता नहीं हो पाई। इसलिए हाड़ी रानी कर्मावती क्या करती है, यहाँ पर जोहर करती है, और बाघ सिंह के नेतृत्व में क्या किया जाता है, केसरिया किया जाता है। और इस प्रकार अपना जो चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा होता है। यदि तीसरे शाखे की बात करते हैं दोस्तों, तो तीसरे शाखे के समय यहाँ पर आक्रमणकारी कौन था? तीसरे शाखे के अंदर आक्रमणकारी अकबर था दोस्तों। कौन था? अकबर था। और केसरिया किसने किया था दोस्तों? केसरिया जयमल होता ने किया था दोस्तों। किसने किया था? जयमल और फत्ता। किसने किया था? जयमल ने और फत्ता ने यहाँ पर केसरिया किया था। जोहर किसने किया था दोस्तों? यहाँ पर जोहर किया था फूल कंवर ने। किसने किया था? फूल कंवर यहाँ पर जोहर करती है। यह तात्कालिक शासक कौन था? तात्कालिक शासक कौन था? यहाँ का तात्कालिक शासक उदय सिंह था दोस्तों। जब आक्रमण किया था अकबर ने, तो ये उदय सिंह पहाड़ियों में चला गया था दोस्तों, कि मैं क्या करूँगा, छापामार युद्ध पद्धति का प्रयोग करूँगा। लेकिन भाई साहब का छापा पड़ा ही नहीं, अकबर ने यहाँ पर आक्रमण कर दिया और केसरिया करना पड़ा जयमल और फत्ता को। और फूल कंवर ने क्या किया था? जोहर किया था। इस प्रकार चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर कितने शाक्य हो जाते हैं? 3 शाक्य हो जाते हैं। सर्वाधिक शाकों वाला दुर्ग भी कौन सा है? अपना चित्तौड़गढ़ है दोस्तों। सर्वाधिक शाकों वाला दुर्ग कौन सा दुर्ग है? चित्तौड़गढ़ है। पहला शाखा होता है 1303 के अंदर, आक्रमण करता है एक के, केसरिया करता है रतन सिंह, जोहर करती है माता पद्मिनी, राजस्थान का सबसे बड़ा शाखा था। दूसरा शाखा होता है 1534-35 के अंदर, आक्रमणकारी था बहादुर शाह, गुजरात का दोस्तों, और केसरिया किया था बाघ सिंह ने, जोहर किया था हाड़ी रानी कर्मावती ने। और तात्कालिक शासक पूछ लेता है, तात्कालिक शासक पूछ लेता है अपने से, तो यहाँ का तात्कालिक शासक है विक्रमादित्य था दोस्तों। तीसरे शाके के समय आक्रमण किया था अकबर ने 1567-68 के अंदर, केसरिया किया था जयमल और फत्ता ने, जोहर किया था फूल कंवर ने, और तात्कालिक शासक पूछ लेता है। तात्कालिक तीसरे शाके के समय यहाँ का शासक कौन था? तो उदय सिंह था दोस्तों। इस प्रकार हमने चित्तौड़गढ़ दुर्ग के अंदर शाकों की बात की दोस्तों। अब आगे यदि हम देखते हैं, तो मैंने जो नौलखा के बारे में बताया था आपको, कि नौलखा के नाम से बहुत सारी चीज़ें हैं राजस्थान के अंदर। ये तो अपना चित्तौड़गढ़ क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। चित्तौड़गढ़ समाप्त हो जाता है दोस्तों। तो मैं आपको जो नौलखा वाली थी, और नौलखा वाली चीज़ों को नोट करवा देता हूँ। नौलखा के नाम से पहले देखते हैं दोस्तों अपने, एक आता है नौलखा बुर्ज, नौलखा बुर्ज। एक है नौलखा भंडार, ये अभी भी हमने देखा था किस दुर्ग के अंदर है, ये चित्तौड़गढ़ के अंदर है, चित्तौड़गढ़ के अंदर है। एक आता है दोस्तों नौलखा दरवाजा। कौन सा दरवाजा? नौलखा दरवाजा। ये नौलखा दरवाजा दोस्तों रणथंभौर दुर्ग में, रणथंभौर में, ये रणथंभौर कहाँ है? सवाईमाधोपुर के अंदर, सवाईमाधोपुर। एक है दोस्तों नौलखा दुर्ग, नौलखा दुर्ग आता है। और ये नौलखा दुर्ग कहाँ है दोस्तों? जादरापट्टनम झालावाड़ के अंदर है, जादरापट्टनम, घंटियों का शहर झालावाड़।
झालरापट्टनम, ये जिसे घंटियों का शहर कहा जाता है, झालरापट्टनम में है नवलखा दुर्ग। और एक आता है दोस्तों नवलखा महल। कौन सा महल? नवलखा महल। नवलखा महल कहाँ पर है? तो उदयपुर के अंदर है दोस्तों। एक आता है अपना नवलखा बावड़ी। ये जो नवलखा दुर्ग है दोस्तों झालरापट्टनम झालावाड़ के अंदर, इसका निर्माण किसने करवाया था? यदि निर्माण पूछ लेता है कि नवलखा दुर्ग का निर्माण कहाँ पर और किसने करवाया था, झालावाड़ के अंदर, झालरापट्टनम झालावाड़ के अंदर इसका निर्माण करवाता है पृथ्वी सिंह। कौन करवाता है? पृथ्वी सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। नवलखा महल, नवलखा महल के बाद में एक है दोस्तों नवलखा बावड़ी। क्या है? नवलखा बावड़ी। ये नवलखा बावड़ी कहाँ पर है दोस्तों? तो ये है डूंगरपुर के अंदर। कहाँ है? डूंगरपुर के अंदर है। इस नवलखा बावड़ी का निर्माण कौन करवाता है दोस्तों? तो रानी परिमल ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों। इतना याद रखना, रानी परिमल। मैं आपको बताऊंगा परिमल की पूरी कहानी बताऊंगा दोस्तों। आगे है नवलखा बावड़ी के बाद में एक है नवलखा झील और एक है नवलखा बांध। नवलखा झील और नवलखा बांध। ये नवलखा झील और नवलखा बांध कहाँ पर है? तो ये दोस्तों बूंदी के अंदर है। एक है अपने नवलखा तीर्थ, नवलखा मंदिर और नवलखा कुंड। कौन कौन से? नवलखा तीर्थ, नवलखा मंदिर और एक है नवलखा कुंड। तीर्थ, मंदिर और कुंड ये पाली के अंदर है दोस्तों। कौन से जिले में है? पाली के अंदर है। एक आता है दोस्तों नवलखा बाग। ये नवलखा बाग कौन से जिले के अंदर है? तो भरतपुर के अंदर है। एक है दोस्तों सरोवर, नवलखा सरोवर। ये सरोवर बारा के अंदर है। एक है नवलखा जादरा। नवलखा जादरा कहाँ पर है? जोधपुर के अंदर। जादरे हैं दोस्तों जोधपुर के प्रसिद्ध। देखते हैं नवलखा बुर्ज और भंडार कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। नवलखा दरवाजा रणथंभौर में है। यदि दुर्ग की बात करता है जो झालरापट्टनम झालावाड़ के अंदर है, जिसका निर्माण पृथ्वी सिंह करवाता है। नवलखा महल है उदयपुर के अंदर। नवलखा बावड़ी है डूंगरपुर के अंदर, रानी परिमल देव ने बनवाई थी। नवलखा झील और नवलखा बांध बूंदी के अंदर है। नवलखा तीर्थ, नवलखा मंदिर और नवलखा कुंड कहाँ पर है? पाली में है। नवलखा बाग है वो भरतपुर के अंदर है। नवलखा सरोवर है वो बारा के अंदर है। नवलखा जादरा है वो जोधपुर के अंदर है। ये दोस्तों जितने भी अपने राजस्थान के अंदर जो नवलखा के नाम से जितने भी चीज़ें हैं ये चीज़ें आपको मैंने एक जगह पर नोट करवा दी हैं। इसके बाद यदि हम दुर्ग देखते हैं तो ये अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद यदि हम दुर्ग देखते हैं तो चित्तौड़गढ़ को देखते हैं दोस्तों। इसके बाद कौन सा दुर्ग देखते हैं? कुंभलगढ़ देखते हैं। चित्तौड़गढ़ क्या देते हैं? चित्तौड़गढ़ की तो हमने बात की है। कुंभलगढ़, कुंभलगढ़ भी इंपॉर्टेंट दुर्ग है दोस्तों। कुंभलगढ़ की देखते हैं तो ये सबसे पहले दोस्तों देखते हैं 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं कुंभलगढ़ को। कितने भागों में? 3 भागों में। इस प्रकार पढ़ेंगे तो आसानी से याद रहेगा दोस्तों। पहली बात तो ये कौन सी पहाड़ी पर है? जरगा की पहाड़ी पर। वही बात है कहाँ वाली बात है दोस्तों? कहाँ पर है? जरगा की पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर है? जरगा की पहाड़ी। और ये कहाँ पर है? राजसमंद के अंदर। कुंभलगढ़ कहाँ पर है? राजसमंद में। कौन सी पहाड़ी पर है? दरगाह की पहाड़ी पर है। यदि इसकी ऊंचाई पूछ लेता है दोस्तों तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 3568 मीटर। समुद्र तल से ऊंचाई कितनी है? 3568 मीटर है दोस्तों। और ये सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दुर्ग है, सबसे ऊंचा दुर्ग है राजस्थान में। यदि सबसे ऊंचा दुर्ग पूछता है ना तो कुंभलगढ़ है, सर्वाधिक है ऊंचाई पर स्थित दुर्ग पूछता है। सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित दुर्ग है
वो अपना कौन सा हो जाएगा, कुंभलगढ़ हो जाएगा, क्योंकि इसकी ऊंचाई है समुद्र तल से 3568 मीटर है दोस्तों। यदि इसकी दीवार की बात करते हैं, दीवार की लंबाई की बात करते हैं दोस्तों, इसकी दीवार की लंबाई है 36 किलोमीटर। हमने पीछे भी जब दुर्ग स्टार्ट किए थे तो हमने बात की थी, एक आता है दोस्तों 32, एक आता है 36, ये अपने कन्फ्यूज करते हैं। ये जो मेवाड़ के अंदर जो 84 दुर्ग थे दोस्तों, 84 दुर्गों में से जो 32 दुर्ग हैं, इसका निर्माण करवाता है महाराणा कुंभा। कौन करवाता है? महाराणा कुंभा निर्माण करवाता है। किसके अनुसार? कवि श्यामल दास के अनुसार। कवि श्यामल दास के अनुसार। और इसकी रचना कौन सी है कवि श्यामल दास की? तो वीर विनोद। लेकिन जो ये 36 है, ये 36 दोस्तों कुंभलगढ़ की क्या है, दीवार की लंबाई है। ये एशिया की दीवार के बाद दूसरी महत्वपूर्ण दीवार है दोस्तों। सबसे लंबी तो है एशिया की दीवार, और उसके बाद में कौन सी है? एशिया की दीवार के बाद महत्वपूर्ण दीवार, एशिया की दीवार के बाद महत्वपूर्ण दीवार है दोस्तों। इसके बाद में यदि हम कुंभलगढ़ दुर्ग के उपनामों की चर्चा करें कि कुंभलगढ़ दुर्ग के उपनाम क्या क्या हैं, तो उपनामों के बारे में देखते हैं दोस्तों। तो इस कुंभलगढ़ को कहा जाता है कुंभल मेरू। क्या कहा जाता है? कुंभल मेरू। ये कुंभल मेरू दोस्तों, जो ये महाराणा कुंभ था, इसकी पत्नी थी रानी कुंभल देवी। रानी कुंभल देवी थी। इस कुंभल देवी के नाम पर इसे क्या कहा गया दोस्तों? कुंभल मेरू कहा गया। और इसे कहा जाता है मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी। मेवाड़ और मारवाड़ सीमा का प्रहरी। मेवाड़ मारवाड़ सीमा का प्रहरी। ये दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग है राजसमंद के अंदर। ये मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर स्थित है दोस्तों। इसके बाद में इसे कहा जाता है मारवाड़ की छतरी पर, ये मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार। मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार, क्योंकि किसके दिन था दोस्तों? कुंभलगढ़ मेवाड़ के दिन था, इसलिए ये मेवाड़ और मारवाड़ की सीमा पर है, इसलिए मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार की संज्ञा भी दी जाती है इसे। और ये मेवाड़ के महाराणाओं की शरण स्थली के रूप में जाना जाता है दोस्तों। मेवाड़ के महाराणाओं की शरण स्थली। जब मेवाड़ के महाराणाओं पर कोई आक्रमण करता था या संकट काल के अंदर, जो मेवाड़ के महाराणा थे, ये यहाँ पर शरण लेते थे दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर। इसके बाद में यदि हम इसके निर्माण के बारे में बात करते हैं, कुंभलगढ़ दुर्ग के निर्माण के बारे में बात करते हैं, तो इसका निर्माण दोस्तों 1448 और 1458, 1448 से 1458 के मध्य कौन करवाता है? महाराणा कुंभा। ऐसे याद रख सकते हैं दोस्तों। 1437 के अंदर होता है सारंगपुर का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? सारंगपुर का युद्ध। और 1440 के अंदर ये निर्माण शुरू करवा देता है विजय स्तंभ का, जो कब तक चलता है? 1440 से 1448 तक। उसके बाद ये 1448 से निर्माण स्टार्ट करवा देता है किसका? कुंभलगढ़ का। और 10 साल ये चलता है 1458 तक। इस प्रकार याद रख सकते हैं इसको। महाराणा कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। ये दोस्तों जो अपना कुंभलगढ़ है, ये इसका वास्तुकार कौन था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग का वास्तुकार था मंडन। ये कहाँ से बिलोंग करता था मंडन? गुजरात से। मंडन कहाँ से बिलोंग करता था? गुजरात से। ये मंडन वाला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों यहाँ पर, कई बार कई परीक्षाओं में पूछ लेता है। कुंभलगढ़ दुर्ग के वास्तुकार का नाम नाथा पोमा पुंचा जेतार और दे देता है, मंडन दे देता है दोस्तों।
तो इसका वास्तुकार कौन था? मंडन था। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो ये जो मौर्य शासक संप्रति था दोस्तों, इसने यहाँ पर पहले मच्छिंद्रगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। और मच्छिंद्रगढ़ एक खंडरों के रूप में, अवशेष के रूप में रहा था। तो इस मच्छिंद्रगढ़ के ऊपर किसने निर्माण करवाया था? महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया था। पहले यहाँ पर क्या था? मच्छिंद्रगढ़ दुर्ग था, मच्छिंद्रगढ़ दुर्ग था। और ये मच्छिंद्रगढ़ किसने बनाया था? मौर्य शासक संप्रति था दोस्तों, मौर्य शासक संप्रति। मौर्य शासक संप्रति था, इसने पहले यहाँ पर किस दुर्ग का निर्माण करवाया था? मच्छिंद्रगढ़ का निर्माण करवाया था। ये मच्छिंद्रगढ़ खंडरों के रूप में रहा था दोस्तों, खंडहरों के रूप में। और इस खंडहरों पर किसका निर्माण करवा दिया? महाराणा कुंभा ने 1448 से 1458 के मध्य कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण करवा दिया, जिसका वास्तुकार कौन था? मंडन था। देखते हैं दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग जरगा की पहाड़ी पर है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? 3568 है। राजस्थान का सबसे ऊंचा दुर्ग है। इसकी दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है। इसके उपनामों के बारे में यदि हम बात करते हैं तो इसके उपनाम क्या क्या हैं? तो इसे कहा जाता है कुंभल मेरु। क्यों कहा जाता है? रानी कुंभल देवी के नाम पर। मारवाड़ और मेवाड़ की सीमा का प्रहरी कहा जाता है। मारवाड़ की छाती पर उठी तलवार कहा जाता है। मेवाड़ के महाराणाओं की शरण स्थल के रूप में जाना जाता है इसे। और इसका निर्माण 1448 से 1458 के मध्य कौन करवाता है? महाराणा कुंभ करवाता है। और इसका वास्तुकार कौन है? मंडन है दोस्तों। यहाँ पर पहले था मच्छिंद्रगढ़ दुर्ग। मच्छिंद्रगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था मौर्य शासक संप्रति ने। और ये खंडरों के रूप में अवशेष रहा था मच्छिंद्रगढ़ का। तो इस पर खंडरों पर महाराणा कुंभा ने कुंभलगढ़ का दुर्ग का निर्माण करवा दिया। यदि कुंभलगढ़ में यदि हम आगे बात करना चाहें दोस्तों, तो इसके अंदर दुर्ग के अंदर दर्शनीय स्थल कौन कौन से हैं? तो हम देखते हैं दुर्ग में दर्शनीय स्थल। दुर्ग में जब हम दुर्ग में एंट्री करेंगे तो हमें क्या क्या देखने को मिलेगा? दर्शनीय स्थल, दर्शनीय स्थल। जब दुर्ग के अंदर जैसे ही हम दोस्तों एंट्री करते हैं तो सबसे पहले हमें मिलता है ओरठ पोल। क्या मिलता है? ओरठ पोल। ये ओरठ पोल है दोस्तों, ये कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य दरवाजा है। कुंभलगढ़ दुर्ग का मुख्य दरवाजा है। इसके बाद यदि हम आगे चलते हैं तो एक आता है हनुमान पोल। ये हनुमान पोल चित्तौड़गढ़ में भी देखा था दोस्तों हमने, हनुमान पोल। ये जो हनुमान पोल है, ये जो कुंभा नागौर अभियान पर जाता है, तो नागौर अभियान पर जाते समय ये नागौर से हनुमान जी की प्रतिमा ले आते हैं दोस्तों, और यहाँ पर लाकर स्थापित करवा देते हैं, जिससे इसका नाम क्या पड़ जाता है? हनुमान पोल। तो कुंभ द्वारा नागौर अभियान से, कुंभा का नागौर अभियान भी देखेंगे दोस्तों हम आगे, वो देखेंगे हिस्ट्री के अंदर। नागौर अभियान से हनुमान जी की मूर्ति लाकर यहाँ पर स्थापित की गई थी। हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई तो दोस्तों यहाँ पर नागौर अभियान से ये हनुमान जी की मूर्ति लाए थे और यहाँ पर स्थापित कर दी, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? हनुमान पोल। आगे देखते हैं तो इसके अंदर एक है दोस्तों वेदी मंदिर। ये तो पोलों की बात कर ली हमने, दरवाजों की बात कर की। ये दरवाजे याद रखना दोस्तों, कौन कौन से दुर्ग के मुख्य दरवाजे। मुख्य दरवाजे तो अपने को याद रखने ही रखने हैं, किस दुर्ग का कौन सा मुख्य दरवाजा है। जैसे हमने चित्तौड़गढ़ का भी देखा था, पहले पाटन पोल देखा था, 7 दरवाजे देखे थे इसके अंदर चित्तौड़गढ़ के अंदर। उसका तो चित्तौड़गढ़ का तो पाटन पोल था, लेकिन ये जो कुंभलगढ़ है इसका मुख्य दरवाजा है ओरठ पोल। उसके बाद में जो हनुमान पोल है, ये नागौर अभियान याद रख लेना, कुंभलगढ़ का हनुमान जी की मूर्ति लाए थे। उसके बाद में यहाँ पर एक है दोस्तों वेदी मंदिर। कौन सा मंदिर? वेदी मंदिर है। ये वेदी मंदिर दोस्तों, ये जो कुंभा था, ये कुंभा यहाँ पर यज्ञ करता था, तो ये वेदी मंदिर है। ये कुंभा का क्या है? यज्ञ करने का स्थान था दोस्तों, कुंभा का यज्ञ करने का स्थान था।
यज्ञ करने का स्थान था दोस्तों। इसके बाद में यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर एक है नीलकंठ महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर? नीलकंठ महादेव मंदिर। नीलकंठ महादेव मंदिर। ये जो नीलकंठ महादेव मंदिर है दोस्तों, कुकड़ेश्वर महादेव मंदिर देखा था हमने पीछे चित्तौड़गढ़ के अंदर। नीलकंठ महादेव मंदिर कहाँ है? कुंभलगढ़ के अंदर है। ये जो नीलकंठ महादेव है दोस्तों, इस नीलकंठ महादेव को अपना एक यात्री आता है, यात्री क्या इतिहास का पिता कहा जाता है, जिसे कर्नल जेम्स टोड आता है दोस्तों। कर्नल जेम्स टोड है। इस कर्नल जेम्स टोड ने नीलकंठ महादेव मंदिर है दोस्तों, इसको यूनानी शैली में निर्मित बताया था। कौन सी शैली में? यूनानी शैली में निर्मित मंदिर बताया था दोस्तों। यूनानी शैली में निर्मित बताया था। तो ये पूछ लेता है कि कर्नल जेम्स टोड ने कौन से मंदिर को यूनानी शैली में निर्मित बताया था? तो कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर जो नीलकंठ महादेव मंदिर है, इसको कर्नल जेम्स टोड ने यूनानी शैली में निर्मित मंदिर बताया था। आगे यदि हम बात करना चाहें तो इसके अंदर एक है कुंभ स्वामी मंदिर है। कौन सा मंदिर है? कुंभ स्वामी मंदिर है। पीछे देखा था हमने कुंभ श्याम मंदिर। श्याम कहाँ है? श्याम चित्तौड़गढ़ के अंदर है, लेकिन स्वामी कहाँ पर है दोस्तों? कुंभलगढ़ के अंदर है। कुंभ स्वामी मंदिर है। निर्माण किसने करवाया था? महाराणा कुंभा ने। किसने निर्माण करवाया था? महाराणा कुंभा ने निर्माण करवाया था दोस्तों। ये इसे मामादेव मंदिर भी कहते हैं दोस्तों। ये जो कुंभ स्वामी मंदिर है ना, इसे मामादेव मंदिर भी कहा जाता है। कौन सा मंदिर कहा जाता है? मामादेव मंदिर भी कहा जाता है दोस्तों। और ये जो कुंभ स्वामी मंदिर है, इसके अंदर इसके ऊपर ये जो कुंभ स्वामी मंदिर है, इसके ऊपर दोस्तों कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी हुई है। कौन सी प्रशस्ति है? कुंभलगढ़ प्रशस्ति है। कौन सी प्रशस्ति लिखी हुई है दोस्तों? कुंभ स्वामी मंदिर है, जिसका निर्माण कुंभा करवाता है, मामादेव मंदिर कहते हैं इसे। इस पर कुंभलगढ़ प्रशस्ति लिखी हुई है। और ये जो कुंभलगढ़ प्रशस्ति है, इसकी रचना की थी दोस्तों, इसके रचनाकार थे महेश भट्ट। कौन से भट्ट थे? महेश भट्ट। महेश भट्ट ने किसका? कुंभलगढ़ प्रशस्ति के रचनाकार है। ये कुंभलगढ़ प्रशस्ति कौन से मंदिर पर है? कुंभ स्वामी मंदिर के ऊपर लिखी हुई है। एक देखते हैं दोस्तों, इसके अंदर एक मंदिर और है, झाली रानी का मालिया है दोस्तों। मंदिर तो क्या है? झाली रानी का मालिया है। दर्शनीय स्थल ये झाली रानी का मालिया। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। कई बार पूछ लेता है कि झाली रानी का मालिया कौन से दुर्ग में स्थित है। झाली रानी का मालिया कौन से दुर्ग में आ जाएगा? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हो जाएगा दोस्तों। ये झाली रानी कौन थी दोस्तों? ये झालावाड़ की राजकुमारी थी दोस्तों, जिसका नाम था सुमति बाई। कौन सी मत्ती? सुमति बाई थी। ये जो झालावाड़ की राजकुमारी थी सुमति बाई, जिसे झाली रानी कहते हैं। झाली रानी का मालिया कहाँ पर है? कुंभलगढ़ के अंदर है दोस्तों। एक है पृथ्वीराज सिसोदिया। ये जो पृथ्वीराज सिसोदिया था, इसके 12 खम्भों की छतरी है दोस्तों। जो महाराणा सांगा का भाई था ना, महाराणा सांगा का भाई था पृथ्वीराज सिसोदिया। पृथ्वीराज सिसोदिया की छतरी है दोस्तों यहाँ पर। और ये 12 खम्भों की छतरी है दोस्तों। 12 खम्भों की छतरी है। पृथ्वीराज सिसोदिया को कहा जाता है दोस्तों उड़ना राजकुमार। इतिहास के अंदर पृथ्वीराज सिसोदिया को किस नाम से जाना जाता है? उड़ना राजकुमार के नाम से जाना जाता है दोस्तों। उड़ना राजकुमार कहा जाता है इसे, पृथ्वीराज सिसोदिया को। आगे देखते हैं दोस्तों, ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, इस कुंभलगढ़ दुर्ग के ऊपर एक छोटा दुर्ग और है दोस्तों, जिसे कहते हैं हम कटारगढ़ दुर्ग। इसकी भी बात करते हैं। ये दोस्तों कटारगढ़ है।
ये कटारगढ़ दोस्तों कुंभलगढ़ के अंदर ही है, ऊपर स्थित है दोस्तों कटारगढ़ कुंभलगढ़ के। ये कटारगढ़ का जो कुंभलगढ़ का है, कुंभलगढ़ का अंतर्दुर्ग है दोस्तों, ये कुंभलगढ़ दुर्ग का अंतर्दुर्ग है। और इस कटारगढ़ को एक संज्ञा दी जाती है दोस्तों, मेवाड़ की आंख कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है? मेवाड़ की आंख कहा जाता है। इसे मेवाड़ की आंख क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि ये महाराणा कुंभा था ना, महाराणा कुंभा यहाँ पर निवास करता था दोस्तों। महाराणा कुंभा निवास करता था और मेवाड़ की रक्षा करता था। यहाँ से जब कटारगढ़ पर अपन चढ़ते हैं तो जो समीप का एरिया है वो अपने को आसानी से दिखता है दोस्तों। इसलिए दो आंख तो जाती थी कुंभा की, और एक ये तीसरी आंख के रूप में ये जाना जाता था कटारगढ़। तो ये कटारगढ़ था महाराणा कुंभा का निजी आवास स्थान था दोस्तों। इसके बारे में अबुल फजल ने एक कथन कहा है दोस्तों। अबुल फजल कटारगढ़ के बारे में क्या कहते हैं? अबुल फजल कहता है कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि इसे नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो सिर की पगड़ी गिर जाती है दोस्तों। यदि हम नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो क्या गिर जाएगी? सिर की पगड़ी गिर जाती है। पेपर के अंदर ये पूछता है दोस्तों कि यह दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना हुआ है कि यदि इसे नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं तो सिर की पगड़ी गिर जाती है। निम्न कथन किस दुर्ग से संबंधित है? तो वो ऑप्शन के अंदर तो दोस्तों कटारगढ़ भी देता है और कुंभलगढ़ भी देता है। लेकिन ये जो अबुल फजल है, अबुल फजल का कथन है दोस्तों, ये अबुल फजल ने कटारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा था दोस्तों। अपने को क्या टिक करना है? अपने को राइट करना है कटारगढ़ ने कि कुंभलगढ़। ये कुंभलगढ़ के बारे में नहीं कहता है अबुल फजल, ये कटारगढ़ के बारे में कहता है दोस्तों। एक और आगे देखते हैं तो इसके अंदर है दोस्तों एक बदल महल। कौन सा महल है? बदल महल है। ये जो बदल महल है ये कटारगढ़ में है दोस्तों। ये कटारगढ़ के अंदर है बदल महल। कौन से गढ़ के अंदर है? कटारगढ़ के अंदर है। जो महाराणा प्रताप थे ना, महाराणा प्रताप का यहाँ पर जन्म हुआ था दोस्तों। कटारगढ़ दुर्ग के अंदर बदल महल है। बदल महल में भी एक जूनी कचहरी है, उसके अंदर जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का। बदल महल के अंदर भी ये क्या है? जूनी कचहरी है। उसके अंदर जन्म हुआ था 9 मई 1540 को। कब हुआ? 9 मई 1540 को। 97 में मृत्यु हो जाती है। 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था बदल महल में। और ये बदल महल कहाँ पर है? कटारगढ़ में। और कटारगढ़ कहाँ पर है? कुंभलगढ़ के अंदर है। आगे की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर एक मामा देव कुंड है दोस्तों। क्या है? कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर मामा देव कुंड है। कौन सी कुंड है? मामा देव कुंड है। इस मामा देव कुंड के समीप में, इसके निकट जो महाराणा कुंभा था, इस महाराणा कुंभा का एक पुत्र था दोस्तों, उदा। इस उदा ने महाराणा कुंभा की क्या कर दी थी? उदा ने महाराणा कुंभा की हत्या की थी दोस्तों। महाराणा कुंभा इतना प्रतापी शासक, और इसकी हत्या कौन करता है दोस्तों? इसका पुत्र करता है, उदा। मामा देव कुंड के समीप, मामा देव कुंड के निकट ये जो उदा है महाराणा कुंभा का पुत्र, ये इसकी पुत्र इसकी हत्या कर देता है दोस्तों। इसलिए जो उदा है इसे कहा जाता है मेवाड़ का पितरंता कहा जाता है दोस्तों। मेवाड़ का पितरंता। पितरंता वो होता है दोस्तों जो अपने पिता की हत्या करता है, वो पितरंता होता है। माता की हत्या करता है वो मातृहंता होता है। जो भाई की हत्या करता है वो भार्यहंता होता है। और जो पत्नी की हत्या करता है, इतनी तो किसकी हिम्मत नहीं है दोस्तों। इसके बाद ये जो उदा है, उदा क्या है? मेवाड़ का पितरंता है, क्योंकि महाराणा कुंभा की क्या करता है? हत्या कर देता है।
इसके बाद ये जो पन्ना देह थी ना दोस्तों, पन्ना देह का नाम इतिहास में बहुत ही गौरवशाली तरीके से लिया जाता है। पन्ना देह ने अपने पुत्र चंदन का बलिदान देकर बनवीर से उदय सिंह की रक्षा की थी दोस्तों। ये जो पन्ना देह है, पन्ना अध्याय, इस पन्ना देह का एक पुत्र था दोस्तों चंदन। इस चंदन क्या कह देते हैं, बलि दे देती है। जब बनवीर था दोस्तों, बनवीर ने विक्रमादित्य, महाराणा सांगा के बाद में कौन कौन बचे थे, ये तो बचा था विक्रमादित्य, क्योंकि इसके 4 पुत्र थे, उनके 2 की तो पहली हत्या हो गई थी। एक था इसमें से जो मीराबाई का पति था, उसकी हत्या हो गई थी। एक बचा था विक्रमादित्य, एक बचा था उदय सिंह। इस ये जो बनवीर था, पृथ्वीराज सिसोदिया का जो दासी पुत्र था बनवीर, ये बनवीर दोस्तों सोचता है कि मैं विक्रमादित्य को और यदि उदय सिंह को मार देता हूँ तो मेवाड़ की गद्दी मेरे पास आ सकती है। इसलिए ये बनवीर विक्रमादित्य को तो क्या कर देता है, हत्या कर देता है। दरबार में इसकी हत्या कर देता है दोस्तों विक्रमादित्य की तलवार से, और खून से सनी हुई तलवार लेकर आता है उदय सिंह के पास, उदय सिंह को मारने के लिए। इसका पता चल जाता है पन्ना देह को। ये पन्ना देह दोस्तों, जो जहाँ उदय सिंह सो रहा था, उस उदय सिंह को तो वहाँ से उठा लिया जाता है, और उसके स्थान पर ये पन्ना देह अपने पुत्र चंदन को सुला देती है। और जो बनवीर था, ये बनवीर आता है दोस्तों, बनवीर आकर ये नहीं देखता है कि यहाँ पर सो कौन रहा है, ये चंदन को क्या कर देता है, मौत के घाट उतार देता है। तो इस प्रकार यहाँ पर पन्ना देह है। पन्ना देह किसकी रक्षा करती है, उदय सिंह की रक्षा करती है दोस्तों। ये कहानी अपने इतिहास के अंदर देते हैं। उदय सिंह को सुरक्षित कहाँ पर पहुंचाया गया था दोस्तों, कुंभलगढ़ दुर्ग में पहुंचाया गया था। ये जो कुंभलगढ़ दुर्ग है, ये घटनाक्रम हो रहा था चित्तौड़गढ़ के अंदर। चित्तौड़गढ़ से उदय सिंह को कहाँ पर पहुंचाया गया था, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर पहुंचाया गया था। इसलिए तो इसे मेवाड़ के महाराणा की शरणस्थली के रूप में जाना जाता है दोस्तों। कुंभलगढ़ के अंदर पहुंचाया था, और जब उदय सिंह को पन्ना अध्याय ने कुंभलगढ़ पहुंचाया था, तो कुंभलगढ़ के अंदर जो किलेदार था दोस्तों, किलेदार था, वो किलेदार कौन था, इस समय यहाँ का किलेदार था दोस्तों आशा देवपुरा। कौन था, आशा देवपुरा यहाँ का किलेदार था। आशा देवपुरा के पास में पन्ना अध्याय ने उदय सिंह को पहुंचाया था सुरक्षित, अपने पुत्र चंदन के बलि देकर। किससे, बनवीर से। इसके बाद में ये देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर जो अकबर है, ये अकबर दोस्तों 3 अप्रैल 1978 को 3 अप्रैल 1978 को ये अकबर है, ये शाहबाज खां के नेतृत्व में कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लेता है दोस्तों। अकबर है, अकबर का सेनापति था, और ये चित्तौड़गढ़ पर तो कब कर लेता है, 1567-68 के अंदर, जब तीसरा साका हुआ था उदय सिंह के समय। और ये अकबर इस पर कुंभलगढ़ पर कब अधिकार कर लेता है, कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लेता है दोस्तों 3 अप्रैल 1578। अकबर का एक सेनापति था, अकबर का सेनापति था, उस सेनापति का नाम था दोस्तों शाहबाज खां। कौन था, कौन सा बाज था, शाहबाज था दोस्तों, शाहबाज खां, शाहबाज खां था। ये शाहबाज खां 3 अप्रैल 1578, 3 अप्रैल 1578 को शाहबाज खां कहाँ अधिकार कर लेता है, कुंभलगढ़ पर अधिकार कर लेता है दोस्तों। एक अपना जो कर्नल जेम्स टोड है, कर्नल जेम्स टोड है, कर्नल जेम्स टोड है दोस्तों। इस कर्नल जेम्स टोड ने इस कुंभलगढ़ दुर्ग की मजबूती को देखते हुए इसको एक संज्ञा दी थी दोस्तों कुंभलगढ़ को, और इसे कहा था एस्ट्रूकन, एस्ट्रूकन, एस्ट्रूकन।
तो कर्नल जेस्टो ने एस्ट्रोकन दुर्ग, एस्ट्रोकन की संज्ञा किस दुर्ग को दी थी? तो कुंभलगढ़ को दी थी। कौन से दुर्ग को दी थी? कुंभलगढ़ दुर्ग को दी थी। और सन 1572 के अंदर गोगुंदा के बाद महाराणा प्रताप पुण्य राज्याभिषेक करते हैं दोस्तों। कहाँ पर? कुंभलगढ़ के अंदर। महाराणा प्रताप का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों। कुंभलगढ़ के अंदर, कुंभलगढ़ के अंदर महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1572 के अंदर राज्याभिषेक हुआ था दोस्तों, गोगुंदा के बाद में। पहला कहाँ हुआ था? गोगुंदा के अंदर। पहला गोगुंदा के अंदर हुआ, दूसरा कहाँ पर हुआ? कुंभलगढ़ के अंदर। और कुंभलगढ़ के अंदर महाराणा प्रताप, किसका? महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप का 1572 के अंदर क्या होता है? कुंभलगढ़ में राज्याभिषेक किया जाता है। पहला किया जाता है गोगुंदा के अंदर। ये हमने दोस्तों चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में बात की आज, और चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद में हमने कुंभलगढ़ दुर्ग की बात की। अब आगे यदि हम बात करना चाहेंगे तो दोस्तों हम जैसलमेर दुर्ग के ऊपर बात करेंगे। अब दोस्तों हम जैसलमेर दुर्ग के बारे में बात करते हैं। कौन सा दुर्ग? जैसलमेर। जैसलमेर दुर्ग। ये जैसलमेर दुर्ग है दोस्तों, ये त्रिकुट पहाड़ी पर है। कौन सी पहाड़ी पर है? त्रिकुट पहाड़ी पर है। त्रिकुट पहाड़ी पर है। और इसका निर्माण दोस्तों, इसका निर्माण कौन करवाता है? जैसलमेर दुर्ग का निर्माण दोस्तों जैसल भाटी के द्वारा करवाया जाता है। किसके द्वारा? जैसल भाटी के द्वारा किया जाता है दोस्तों। एक तिथि आती है 11 जुलाई 1155 ईस्वी। 11 जुलाई 1155 ईस्वी को जैसल भाटी कौन से दुर्ग का निर्माण करवाता है? जैसलमेर दुर्ग का निर्माण करवाता है दोस्तों। कौन सी पहाड़ी पर? त्रिकुट पहाड़ी पर। यदि हमें ये पूछ लेता है कि जैसलमेर दुर्ग है, जैसलमेर दुर्ग का सबसे ज़्यादा निर्माण किसने करवाया दोस्तों? सर्वाधिक निर्माण कौन करवाता है? तो इसका सर्वाधिक निर्माण कौन करवाता है दोस्तों? या सर्वाधिक निर्माण इसे कह सकते हैं अपने पूर्ण निर्माण। इसका निर्माण पूर्ण किसने करवाया था? तो इसका सर्वाधिक निर्माण करवाता है दोस्तों शालिवाहन भाटी। कौन सा वाहन? शालिवाहन। कौन सा वाहन? शालिवाहन भाटी। ये करवाता है दोस्तों 1162 ईस्वी के अंदर। इसका निर्माण पूर्ण करवाता है या सर्वाधिक निर्माण करवाता है। यदि श्रेणी पूछ लेता है दोस्तों, श्रेणी इंपॉर्टेंट है। अपने को एक तो पहाड़ी याद रखनी है, कौन सी पहाड़ी पर है। कोई सा भी दुर्ग हो दोस्तों, अपने को 2 चीज़ें तो मोस्टली, 3 चीज़ें तो मोस्टली रूप से याद रखनी है। कौन सी पहाड़ी पर है, कौन सी श्रेणी का है, और मुख्य दरवाजे कौन से हैं। मुख्य दरवाजों के नाम याद रखने हैं। तो ये कौन सी श्रेणी का है दोस्तों? ये दानवन श्रेणी का है। कौन सी श्रेणी का है? दानवन श्रेणी का दुर्ग है दोस्तों। दानवन श्रेणी का दुर्ग है। और ये त्रिकुट पहाड़ी पर होने के कारण इसे हम गिरि दुर्ग की भी संज्ञा दे सकते हैं दोस्तों। इसकी 2 श्रेणियां बनती हैं। जैसलमेर दुर्ग की कितनी श्रेणियां बनती हैं? 2 श्रेणियां बनती हैं, दानवन श्रेणी और गिरि श्रेणी। गिरि श्रेणी तो त्रिकुट पहाड़ी के कारण देते हैं दोस्तों, ये त्रिकुट पहाड़ी पर है। और दानवन इसलिए कहते हैं कि ये मरुस्थल में स्थित है दोस्तों। इसके बाद हम निर्माण के बाद देखते हैं तो इस दुर्ग के उपनामों के बारे में चर्चा करते हैं दोस्तों। उपनाम, जैसलमेर दुर्ग के उपनाम क्या क्या है दोस्तों? ये जो जैसलमेर दुर्ग है, इस दुर्ग को कहा जाता है सवर्णगिरी दुर्ग। क्या कहा जाता है? सवर्णगिरी दुर्ग। एक नोट लगा के आप याद रख लेना दोस्तों, सवर्णगिरी तो दुर्ग कहा जाता है जैसलमेर को, लेकिन एक आता है अपना सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी दुर्ग। सुवर्णगिरी दुर्ग दोस्तों जालौर वाले को कहा जाता है। सुवर्णगिरी दुर्ग कहाँ पर है?
जालौर में है, लेकिन सैवरण आधा से आ गया मतलब जैसलमेर, क्योंकि आधा से आधा, तो आधा शाखा कहाँ पर हुआ है, 2.5 शाखे कहाँ के प्रसिद्ध है, जैसलमेर के। ऐसे भी याद रख सकते हैं दोस्तों अपने। सुवर्णगिरी कहाँ पर है, जालौर के अंदर। और एक आता है दोस्तों इसके बाद में, सैवरण के बाद में इसका नाम देते हैं सोनारगढ़, सोनारगढ़। इसके बाद में त्रिकुटगढ़। त्रिकुटगढ़ क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये कौन सी पहाड़ी पर है, त्रिकुट पहाड़ी पर है, त्रिकुटगढ़ भी कहा जाता है दोस्तों। और एक अपना, ये तो त्रिकुटगढ़ है, एक अपना आता है कुम्मट दुर्ग। कुम्मट दुर्ग, कुम्मट दुर्ग कौन से दुर्ग को कहा जाता है, तो कुम्मट दुर्ग कहा जाता है दोस्तों सिवाना दुर्ग को। सिवाना दुर्ग जो बाड़मेर के अंदर है उससे कहा जाता है कुम्मट दुर्ग। लेकिन जो जैसलमेर के अंदर है इसे कहा जाता है त्रिकुटगढ़, क्योंकि ये कौन सी पहाड़ी पर है, त्रिकुट पहाड़ी पर है दोस्तों। इसके बाद में इसे कहा जाता है कमरकोट, कमरकोट। कमरकोट जैसलमेर को क्यों कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये जो जैसलमेर दुर्ग है ये दोहरे प्रकोटा युक्त दुर्ग है दोस्तों, दोहरे प्रकोटा युक्त दुर्ग है, इसलिए इसे कमरकोट कहा जाता है। दोहरा प्रकोटा, दोहरा प्रकोटा कारण इसे क्या कहा जाता है, कमरकोट कहा जाता है। इसे कहा जाता है दोस्तों मांड दुर्ग। कौन सा दुर्ग, मांड दुर्ग। इसे कहा जाता है दोस्तों जैसाणगढ़। कौन सा गढ़, जैसाणगढ़। इसे कहा जाता है रेगिस्तान का गुलाब, रेगिस्तान का गुलाब। जिस प्रकार कीचड़ के अंदर जो गुलाब खिलता है दोस्तों, उसी प्रकार मरुस्थल के अंदर कौन खिल रहा है, जैसलमेर दुर्ग खिल रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, रेगिस्तान का गुलाब। इसे कहा जाता है गलियों का दुर्ग। आप मुझे कमेंट में बताएंगे दोस्तों गलियों का शहर किसे कहा जाता है, गलियों का दुर्ग तो जैसलमेर को कहा जाता है। राजस्थान का अंडमान, राजस्थान का अंडमान कहा जाता है। तो जैसलमेर दुर्ग के क्या क्या उपनाम देख सकते हैं, सैवरणगिरी दुर्ग, सोनारगढ़ दुर्ग, त्रिकुटगढ़, कमरकोट, मांड दुर्ग, जैसाणगढ़, रेगिस्तान का गुलाब, गलियों का दुर्ग और राजस्थान का अंडमान। ये है दोस्तों हमने निर्माण देखा इसका, जैसलमेर का उपनाम देखे। अब देखते हैं जैसलमेर की विशेषता क्या क्या है दोस्तों, जैसलमेर दुर्ग की विशेषताएं। अब इस विशेषताओं पर बात करते हैं दोस्तों अपने। यदि हम इस दुर्ग की विशेषता की बात करें दोस्तों, तो ये दुर्ग है ना, ये दुर्ग दोस्तों रेगिस्तान में है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो रेत के समंदर में लंगर डाले हुआ जहाज है। किसके समान है, रेत का समंदर है और रेत के समंदर में लंगर डाला हुआ जहाज है, इसके समान प्रतीत होता है दोस्तों। रेत के समंदर में लंगर डाला जहाज, लंगर डाला जहाज के समान प्रतीत होता है दोस्तों। कौन सा दुर्ग है अपना, जैसलमेर दुर्ग। आगे 2 नंबर की विशेषता की बात करते हैं दोस्तों। तो ये अंगड़ाई लेते हुए शेर के समान प्रतीत होता है दोस्तों। किसके समान, अंगड़ाई लेते शेर के समान। मानो कि कोई शेर है रेगिस्तान के अंदर, वो शेर क्या ले रहा है, अंगड़ाइयाँ ले रहा है, तो अंगड़ाई लेते शेर के समान। अंगड़ाई लेते जिससे अलसाया शेर भी कह सकते हैं दोस्तों अपने, अलसाया शेर के समान, अलसाया शेर के समान प्रतीत होता है, अलसाया शेर के समान प्रतीत होता है। और ये दोस्तों सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग है, सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग है। ये जो अपना जैसलमेर दुर्ग है इसमें 99 बुर्जे हैं दोस्तों। कितने बुर्जे हैं, 99 बुर्जे हैं। राजस्थान के अंदर सर्वाधिक बुर्जों वाला दुर्ग पूछ लेता है हमें, तो वो कौन सा हो जाएगा, जैसलमेर हो जाएगा दोस्तों। और सूर्य की किरणों में स्वर्णिम मरीचिका के समान दिखाई देता है। जैसे ये
अपना जैसलमेर दुर्ग है रेगिस्तान के अंदर। जब इस दुर्ग पर, जैसलमेर दुर्ग पर, क्योंकि ये पीले पत्थरों से बना हुआ है, तो इस पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं तो ये चमकता है दोस्तों, सोने के समान चमकता है, क्योंकि ये पीले पत्थरों से निर्मित है। सूर्य की किरणें पड़ने पर ये सोने के समान चमकता है। तो ऐसा प्रतीत होता है कि मानो सूर्य की किरणों में स्वर्णिम मरीचिका है। क्या कह सकते हैं? सूर्य की किरणों में स्वर्णिम, स्वर्णिम मतलब सोना, स्वर्णिम मरीचिका के समान। मरीचिका होती है दोस्तों, उसके समान प्रतीत होता है। मरीचिका क्या होती है? जैसे कभी हम देखते हैं कि गर्मियों के अंदर जो हमारी सड़कें होती हैं, इस सड़कों पर जब हम चल रहे होते हैं तो कुछ दूरी पर हमें लगता है कि यहाँ पर क्या है, आगे सड़क पर तो पानी है, लेकिन पास में जाते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता है। ये क्या है? मरीचिका ही है। तो ये मरीचिका के समान है, स्वर्णिम मरीचिका के समान है। कौन सा दुर्ग है? जैसलमेर दुर्ग हो जाएगा दोस्तों। आगे की 5 नंबर की विशेषता की बात करते हैं तो राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है दोस्तों। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है, दूसरा सबसे बड़ा है। कौन सा दोस्तों? दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। पहला हमने देखा था चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ है वो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। लिविंग फोर्ट का मतलब क्या हो गया दोस्तों? आवासीय दुर्ग। आवासीय दुर्ग जहाँ आम जनता निवास करती है, आवासीय दुर्ग है ये। चित्तौड़गढ़ के अंदर मैं विशेषता बताना आपको भूल गया था दोस्तों। चित्तौड़गढ़ राजस्थान का एकमात्र ऐसा दुर्ग है जिसके अंदर क्या की जाती है? खेती की जाती है। तो मैं यहाँ पर नोट लगाकर आपको बता देता हूँ। ये लिंग फोर्ट आया तो मेरे याद आ गया। चित्तौड़गढ़ दुर्ग, चित्तौड़गढ़ दुर्ग राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है। राजस्थान का एकमात्र दुर्ग है जिसमें क्या की जाती है दोस्तों? खेती की जाती है। तो सबसे बड़ा लिंग फोर्ट कौन सा हो जाएगा? चित्तौड़गढ़। और दूसरा सबसे बड़ा लिंग फोर्ट है वो अपना जैसलमेर हो जाएगा दोस्तों। आगे देखते हैं तो दोहरा प्रकोटा युक्त है, जैसलमेर है ये दोहरा प्रकोटा है। और ये जो जैसलमेर दुर्ग है ना दोस्तों, इसकी जो छतें हैं वो छतें लकड़ी से बनी हुई हैं। छतें किससे निर्मित है? छतें लकड़ी से निर्मित हुई हैं। आप सोच रहे हो दोस्तों कि इसका निर्माण तो 1155 ईस्वी में लगभग हुआ था, तो छतें की, ये जो लकड़ी से बनी हुई छतें हैं ये खराब क्यों नहीं होती हैं? तो दोस्तों ये जो छतें हैं इन लकड़ियों पर प्रतिवर्ष गौमूत्र का लेप किया जाता है, इसलिए गौमूत्र के लेप के कारण ये अभी तक ये जैसलमेर दुर्ग की छतें खराब नहीं हुई दोस्तों। यदि आप जाकर देखोगे जैसलमेर दुर्ग के अंदर तो इसकी छतें इतनी मजबूत है कि कितनी भी बारिश हो जाए दोस्तों, लेकिन एक बूंद बारिश की एक बूंद भी जैसलमेर दुर्ग के अंदर नहीं जाती है, इतनी मजबूत छतें हैं लकड़ी की। इसके बाद में यदि हम देखते हैं 7 नंबर की विशेषता देखते हैं तो ये दोस्तों पीले पत्थरों से निर्मित है। किससे निर्मित है? पीले पत्थरों से निर्मित है। और इसमें दोस्तों जब इसका निर्माण किया गया था तो इसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया था दोस्तों, चूने की जगह जिप्सम का प्रयोग किया गया था। पीले पत्थरों से निर्मित और चूने के स्थान पर किसका प्रयोग हुआ है? चूने के स्थान पर किसका प्रयोग हुआ है? जिप्सम का प्रयोग किया गया दोस्तों। इसमें चूने का प्रयोग नहीं किया गया है। जैसलमेर में पीले पत्थरों से बनाया गया है और चूने के स्थान पर किसका प्रयोग किया गया? जिप्सम का प्रयोग किया गया। एक अपना जो जैसलमेर दुर्ग है इस पर एक फिल्म बनाई गई थी दोस्तों, और डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई थी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई गई थी।
सोनारगढ़, सोनारगढ़ नाम से इस पर एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म तैयार की गई थी। सोनारगढ़, जिसके निर्देशक कौन थे? इसके निर्देशक थे दोस्तों सत्यजीत रे। सत्यजीत रे। ये जो सोनारगढ़ मूवी है, सोनारगढ़ मूवी बनाई गई थी, डॉक्यूमेंट्री तैयार की गई थी सत्यजीत रे के द्वारा। ये सत्यजीत रे बांग्ला का निदेशक है दोस्तों, बांग्ला का निवासी है। ये निदेशक है किसका? सोनारगढ़ मूवी का। सोनारगढ़ मूवी कौन से दुर्ग पे बनी है? जैसलमेर दुर्ग पे। और ये जो अपना जैसलमेर दुर्ग है दोस्तों, इस जैसलमेर दुर्ग पर 9 नंबर की विशेषता की बात कर लेते हैं अपने। जैसलमेर है, इस पर डाक टिकट जारी किया गया था दोस्तों। डाक टिकट जारी किया गया था। कब किया गया था? 2009 के अंदर। और कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था? 5 रुपए का। 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था दोस्तों। डाक टिकट इसलिए जारी करते हैं कि डाक टिकट भारत के अंदर पूरे भारत में काम में ली जाती है। और जब भारत में ये डाक टिकटें एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाएगी, तो कोई ऐसा व्यक्ति जो जैसलमेर के बारे में जिसने नहीं सुना है, तो जब ये टिकट पर देखता है, जैसलमेर की तस्वीर देखता है, तो इस दुर्ग के बारे में जानने की कोशिश करता है। इसलिए दुर्ग क्या हो जाएगा? फेमस हो जाएगा। इसे फेमस करने के लिए, कोई भी चीज़ हो जिसे फेमस करने के लिए डाक टिकट जारी की जाती है। तो जैसलमेर दुर्ग पर 2009 के अंदर 5 रुपये का क्या किया गया था? डाक टिकट जारी किया गया था। अब हमने देखा था दोस्तों कि ये जैसलमेर दुर्ग है, ये जैसलमेर दुर्ग है, ये कितने शाकों के लिए प्रसिद्ध है? 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध है। 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध है। 2.5 शाकों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके अंदर हम शाक्य देखते हैं दोस्तों, कब कब शाक्य हुए थे, किस कौन कौन आक्रमणकारी था। वही अपने गोले के अंदर शाकों को कैद करते हैं, क्योंकि सारा खेल किसका है? गोले का ही है दोस्तों। ऐसे देख लेते हैं 2.5 शाके। डायसा के देखते हैं। तो पहला साका हुआ था दोस्तों 1596, 1596 से 1316 के बीच में। इसकी कोई फिक्स डेट नहीं मिलती है दोस्तों पहले साके की। और जो पहला साका हुआ था 1596 के अंदर, दूसरा साका की डेट भी देख लेते हैं। दूसरा साका हुआ था दोस्तों 1357 के अंदर। और तीसरे की बात करते हैं तो 1550 के अंदर। 1296 से 1316, 1357, और तीसरा क्या हो जाएगा? 1550। पहले साके के समय यहाँ पर आक्रमणकारी कौन था? आक्रमणकारी, ऐसा कौन सा आक्रमणकारी था जिसने जैसलमेर पर सबसे पहले आक्रमण किया था? वो था दोस्तों एके। एके का अर्थ हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी। और यहाँ का तात्कालिक शासक कौन था? तात्कालिक तात्कालिक शासक। तो जब एके ने यहाँ पर आक्रमण किया था दोस्तों, तो यहाँ का शासक था, वो था मूलराज भट्टी। कौन सा राज? मूलराज, मूलराज भट्टी था दोस्तों। और इसका सेनापति था मूलराज भट्टी का, एक का नाम था जो रतन सिंह था। इसका जो सेनापति था मूलराज भट्टी का, सेनापति था ये दोस्तों रतन सिंह नाम था इसका। ये रतन सिंह यहाँ पर पहले साके के अंदर क्या हो जाता है? वीर गति को प्राप्त हो जाता है दोस्तों। वीर गति को प्राप्त हो जाता है कौन सा? रतन सिंह। ये रतन सिंह किसका सेनापति था? मूलराज का। मूलराज जब अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है 1296 से 1316 के अंदर, तो यहाँ का शासक था जैसलमेर का, और इसका सेनापति था रतन सिंह। और रतन सिंह था, ये वीर गति को प्राप्त हो जाता है दोस्तों। और आगे यदि हम दूसरे साके की बात करते हैं, तो दूसरे साके के समय यहाँ पर आक्रमणकारी कौन था? तो यहाँ पर फिरोज शाह तुगलक था दोस्तों। कौन था? फिरोज शाह तुगलक। 1357 के अंदर जो जैसलमेर का दूसरा साका होता है, उस समय जैसलमेर
पर आक्रमण किसने किया था? 1357 में फिरोज शाह तुगलक ने आक्रमण किया था दोस्तों। और यहाँ पर एक सेनापति का नाम आता है, और यहाँ पर सेनापति का नाम आता है त्रिलोक सिंह। कौन सा लोक सिंह? त्रिलोक सिंह। त्रिलोक सिंह नाम आता है दोस्तों। और ये त्रिलोक सिंह क्या हो जाता है? वीर गति को प्राप्त हो जाता है। जैसलमेर में सेनापति बहुत वीर गति को प्राप्त हुए दोस्तों। पहला था मूलराज भाटी के समय रतन सिंह वीर गति को प्राप्त हुआ। दूसरा जब फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पर आक्रमण किया 1357 के अंदर, यहाँ त्रिलोक सिंह क्या हो जाता है? वीर गति को प्राप्त हो जाता है। इसके बाद में यदि हम 1550 की, यानी यहाँ पर क्या हुआ? ढाईवां शक हुआ। ढाई को ऐसे भी आ सकते हैं, शताब्दी 100, अर्ध 50, अर्ध का मतलब 50, अर्ध 1550। 1550 के अंदर होता है। यहाँ पर आक्रमणकारी कौन था? जब 1550 में आक्रमण हुआ था जैसलमेर पर, तो आक्रमण किया किसने था? तो यहाँ पर आक्रमण करने वाला था आक्रमणकारी। यहाँ पर आक्रमण किया था दोस्तों 1550 के अंदर अमीर अली ने किया था। अमीर अली, ये अमीर अली विश्वासघाती था दोस्तों। अमीर अली ने किया था। और यहाँ का शासक था लोणकरण भाटी। शासक कौन था? शासक की बात करते हैं तो यह शासक था लोणकरण भाटी। इस लोणकरण भाटी ने इस अमीर अली को शरण दे रखी थी दोस्तों, और ये निकला विश्वासघाती। इसने आक्रमण कर दिया यहाँ पर, और शाखा हो गया 1550 के अंदर। शासक कौन जाएगा? जिसने क्या दी? शरण दी। शरण किसने दी? लोणकरण ने दी। अमीर अली था कहाँ का? ये अमीर अली कंधार का शासक था दोस्तों। कंधार का था ये अमीर अली। ये जो 1550 है, इसके अंदर शाखा तो हुआ शाखा तो हुआ था दोस्तों, लेकिन यहाँ पर क्या नहीं हुआ था? जोहर नहीं हुआ था। शाखा शाखा होता है, केसरिया होता है दोस्तों। शाखा हो जाएगा तो वो केसरिया और जोहर दोनों हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर जोहर नहीं होता है, केवल क्या होता है? केसरिया होता है। तो ये क्या हो जाएगा? अर्ध शाखा हो जाएगा। और राजस्थान का एकमात्र अर्ध शाखा है दोस्तों। राजस्थान का एकमात्र अर्ध शाखा है। यदि हमें पूछ लेता है कि राजस्थान का एकमात्र अर्ध शाखा कहाँ पर हुआ, तो एकमात्र अर्ध शाखा जैसलमेर दुर्ग के अंदर हुआ था दोस्तों। किसके समय हुआ? लोणकरण के समय हुआ था 1550 के अंदर। आक्रमणकारी था अमीर अली, जो कंधार का था, विश्वासघाती था। यहाँ पर क्या नहीं हुआ? जोर नहीं हुआ था। राजस्थान का एकमात्र अर्ध शाखा है। 2.5 शाखों के लिए प्रसिद्ध कौन सा दुर्ग हो जाएगा? जैसलमेर दुर्ग हो जाएगा। इस प्रकार जैसलमेर का निर्माण के बारे में देखा हमने, उपनाम देखे दोस्तों, विशेषताएं देखी, और जो यहाँ पर शक हुए वो देखें। अब आगे की बात करते हैं अपने दोस्तों। यदि जैसलमेर दुर्ग में हम आगे की बात करते हैं, तो शाकों के बाद में हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे दोस्तों दर्शनीय स्थलों की। दर्शनीय स्थल, दर्शनीय स्थल जैसलमेर दुर्ग के अंदर जाएंगे तो हमें क्या क्या दिखाई देगा? तो सबसे पहले इसके मुख्य दरवाजे की बात करते हैं दोस्तों। हम एंट्री कहाँ से करेंगे? मुख्य दरवाजा। तो इसका मुख्य दरवाजा कहलाता है दोस्तों वो अक्षय पोल। अक्षय पोल। हमने कुंभलगढ़ का मुख्य दरवाजा देखा था, चित्तौड़गढ़ का मुख्य दरवाजा देखा था। कुंभलगढ़ का मुख्य दरवाजा कौन सा देखा था? ओरठ पोल। और पाटन पोल देखा था चित्तौड़गढ़ का। और चित्तौड़गढ़ का अंतिम देखा था। चित्तौड़गढ़ में अंतिम में क्या था? अपने सभी का अंतिम में क्या होता है? राम नाम सत्य होता है, तो राम पोल था। इस प्रकार याद रख सकते हैं। अक्षय पोल किसका है? जैसलमेर का है। जैसलमेर का मुख्य दरवाजा है अक्षय पोल। इसके बाद में यहाँ पर 2 नंबर पर दर्शनीय स्थल की बात करें तो यहाँ पर एक है दोस्तों रत्नेश्वर महादेव मंदिर है। कौन सा? रत्नेश्वर महादेव। रत्नेश्वर महादेव, रत्नेश्वर महादेव मंदिर। एक हमने देखा था दोस्तों कुकड़ेश्वर महादेव। कुकड़ेश्वर हमने चित्तौड़गढ़ के अंदर देखा था। और एक नीलकंठ महादेव देखा था हमने पीछे कुंभलगढ़ के अंदर देखा था। और एक है रत्नेश्वर महादेव मंदिर। ये रत्नेश्वर महादेव मंदिर है ना दोस्तों, इसका निर्माण कौन करवाता है? इसका निर्माण करवाया था बैरी सिंह ने।
और बेरी सिंह द्वारा रानी रत्ना के नाम पर इसका निर्माण करवाया गया था, रत्नेश्वर का। किसने करवाया था? बेरी सिंह ने। बेरी सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। बेरी सिंह शासक था दोस्तों। इसने निर्माण करवा रत्नेश्वर नाम कैसे पड़ा? तो इस बेरी सिंह की एक रानी थी दोस्तों, रत्ना, रानी रत्ना, और इस रत्ना के नाम पर इसका निर्माण करवाया रत्नेश्वर महादेव मंदिर का। तो बेरी सिंह याद रख सकते हैं अपने। बेरी सिंह कहाँ का शासक है? बेरी सिंह जैसलमेर का शासक है। और बेरी सिंह की पत्नी का क्या नाम है? रानी रत्ना, और रत्ना के नाम पर रत्नेश्वर महादेव, इसलिए रत्नेश्वर महादेव मंदिर कहाँ पर हो जाएगा? बेरी सिंह से याद रख सकते हैं, जैसलमेर में हो जाएगा। इसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पर है दोस्तों जीनभद्र सूरी, जीनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार, जीनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार, जीनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार है दोस्तों। इसके बाद यदि हम बात करें तो यहाँ पर एक जेसलू कुआं, कौन सा कुआं है? जेसलू कुआं। जेसलू कुआं के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि जो जेसलू कुआं है इसका निर्माण भगवान कृष्ण ने स्वयं ने अपने सुदर्शन चक्र से किया था दोस्तों। भगवान कृष्ण के सुदर्शन चक्र से हुआ है। सुदर्शन, एक किंवदंती मिलती है दोस्तों कि भगवान कृष्ण और ये जो अर्जुन था ये जैसलमेर से गुजर रहे थे, तो अर्जुन ने ऐसे ही कह दिया था कि भगवान कृष्ण एक दिन ऐसा आएगा जो ये जैसलमेर है, ये क्षेत्र है, इस जैसलमेर या इस क्षेत्र में मेरे जो वंशज होंगे वो यहाँ पर क्या करेंगे? शासन करेंगे। तो भगवान कृष्ण ने देखा कि यहाँ पर तो किसका अभाव है? जल का अभाव है। तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि यदि अर्जुन आपके वंशज यहाँ पर शासन करेंगे तो यहाँ पर तो जल का अभाव है। तो इसलिए भगवान कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से किसका निर्माण किया था? जेसलू कुएं का निर्माण किया था। ये एक किंवदंती मिलती है दोस्तों। इसके बाद में यहाँ पर दर्शनीय स्थलों में देखते हैं तो एक है लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर है। ये जो लक्ष्मी नारायण है ना दोस्तों, ये जो लक्ष्मी नारायण है, ये लक्ष्मी नारायण भाटी शासकों के आराध्य देवता है दोस्तों। भाटी शासकों के, भाटी शासकों के क्या है? आराध्य देवता है। भाटी शासकों के आराध्य देवता है दोस्तों। और इस लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण कौन करवाएगा? वही करवाएगा जिसने रत्नेश्वर महादेव का मंदिर का निर्माण करवाया था, बेरी सिंह। बेरी सिंह ने इसका निर्माण करवाया था दोस्तों लक्ष्मी नारायण मंदिर का। कौन करवाता है? बेरी सिंह। और ये बेरी सिंह कब करवाता है दोस्तों? ये करवाता है 1437 के अंदर। कब करवाता है? 1437 ईस्वी के अंदर लक्ष्मी नारायण मंदिर का निर्माण करवाता है। और इस लक्ष्मी नारायण मंदिर की ये जो मंदिर के अंदर जो मूर्ति है, ये मूर्ति दोस्तों मेड़ता से लाई गई थी। कहाँ से लाई गई थी? मेड़ता से लाई गई थी दोस्तों। मेड़ता से मूर्ति लाई गई। कहाँ से लाई गई मूर्ति? मेड़ता से लाई गई थी दोस्तों। ये मेड़ता पड़ता है नागौर के अंदर। इसके एक है दोस्तों लक्ष्मी नारायण मंदिर और एक हम देखेंगे लक्ष्मीनाथ मंदिर। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है लक्ष्मी नारायण और लक्ष्मीनाथ में। नारायण याद रखना है। नारायण कहाँ पर है? नारायण जैसलमेर के अंदर है दोस्तों। और जिसका निर्माण कौन करवाता है? बेरी सिंह करवाता है। नाथ देखें वो लक्ष्मीनाथ हम बटनेर दुर्ग के अंदर देखें। ये जो लक्ष्मी नारायण है ये कौन से में है? नारायण है वो जैसलमेर के अंदर है। एक है दोस्तों 6 नंबर पर हम बात करते हैं तो यहाँ पर एक है सर्वोत्तम विलास महल। कौन सा विलास महल? सर्वोत्तम विलास महल है। इस सर्वोत्तम विलास महल को दोस्तों शीश महल भी कहा जाता है। कौन सा महल? शीश महल की संज्ञा भी दे सकते हैं, शीश महल भी कहा जाता है दोस्तों। इस सर्वोत्तम विलास महल का निर्माण किसने करवाया था? इस सर्वोत्तम विलास महल का निर्माण दोस्तों अक्खे सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था?
अक्खे सिंह इसका निर्माण करवाता है। किसका? सर्वोत्तम विलास महल का निर्माण करवाता है अक्खे सिंह। इसके बाद यदि यहाँ पर देखते हैं तो एक है जवाहर विलास महल। कौन सा? जवाहर विलास महल। जवाहर विलास महल है दोस्तों। इस जवाहर विलास महल को ईशान बंगला भी कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है? ईशान बंगला। यदि मैं पूछ लेता है कि ईशान बंगला कौन से दुर्ग में है, तो ईशान बंगला जवाहर विलास को कहा जाता है दोस्तों, और जैसलमेर दुर्ग के अंदर स्थित है। ये जो जवाहर विलास महल है दोस्तों, इसकी एक विशेषता है कि ये पत्थर पर बारीकी खुदाई और कलात्मक जालियों के लिए प्रसिद्ध है। पत्थर पर छोटी छोटी खुदाई की गई है दोस्तों, छोटी छोटी कलाएं की गई है पत्थर पर खुदाई, और इसके अंदर जो जालियां लगी हुई हैं उन पर अलग अलग डिजाइन किए हुए हैं दोस्तों। तो पत्थर पर खुदाई और कलात्मक जालियों के लिए प्रसिद्ध है। कलात्मक जालियों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? कलात्मक जालियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सा? जो जवाहर विलास महल है, जिसे ईशान बंगला भी कहा जाता है। और आगे की यदि हम बात करना चाहें दोस्तों 8 नंबर पर, तो यहाँ पर एक है बादल विलास महल। बादल विलास महल, जिसे क्या कहा जाता है? ताजिया टावर कहा जाता है दोस्तों, ताजिया टावर कहा जाता है। और एक है यहाँ पर गज महल। जो जवाहर सिंह यहाँ का शासक था, इसके नाम पर जवाहर विलास नाम याद रख सकते हैं। गज सिंह यहाँ का शासक था, तो यहाँ पर गज सिंह महल या गज महल जिसे कहते हैं, गज महल याद रख सकते हैं दोस्तों। एक इसके बारे में कथन आता है, अबुल फजल ने कहा था कि जैसलमेर दुर्ग तक पहुंचने के लिए पत्थर की टांगें चाहिए। किसकी टांगें चाहिए? याद रखना दोस्तों, अबुल फजल का कथन है ये। इसके बारे में एक कथन आता है, अबुल फजल का कथन आता है दोस्तों। अबुल फजल ने कहा था कि जैसलमेर तक पहुंचने के लिए, जैसलमेर दुर्ग तक पहुंचने के लिए किसकी टांगें चाहिए? पत्थर की टांगें चाहिए दोस्तों, पत्थर की टांगें चाहिए। ये कथन के बारे में बात की दोस्तों। और एक ये बादल विलास महल है, तो ये बादल महल आते हैं दोस्तों, कई बादल महल आते हैं। जैसे सबसे ऊंचा बादल महल है ये अपने इसके अंदर ही है, और एक कलात्मक बादल महल है, और सोने चांदी की नक्काशी के लिए फेमस बादल महल है। तो इन बादल महलों की, जिस प्रकार से हमने पीछे नवलखा के बारे में बात की थी ना, नवलखा के बारे में बात की थी, तो उसी प्रकार आगे हम किसके बारे में बात करेंगे? बादल महल हैं। जितने भी बादल महल हैं, अलग अलग इनकी विशेषताएं हैं दोस्तों। बहुत से ऐसे दुर्ग हैं जिसके अंदर बादल महल मिल जाते हैं। बादल महल, जिसे बादल महल नाम ही क्यों देते हैं दोस्तों? क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर, दुर्ग के अंदर बहुत ऊंचाई पर बने हुए होते हैं, और ऐसा प्रतीत होता है कि ये मानो बादलों को छू रहे हैं, इसलिए इन्हें क्या नाम दे दिया जाता है? बादल महल नाम दे दिया जाता है। तो बहुत से दुर्गों में मिलेंगे बादल महल, लेकिन इनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। इन विशेषताओं के आधार पर हम अलग अलग बादल महल की बात करेंगे। और इस प्रकार हमने दोस्तों आज चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में बात की थी, और कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में बात की, और जैसलमेर दुर्ग के बारे में बात की। इसी प्रकार दोस्तों हम आगे के दुर्गों के बारे में अपने अगले वीडियो के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।